ओके। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उसका मेजॉरिटी सिलेबस जो मिड वन का था वो कट चुका है। तो जीसीआर पे काफ़ी ज़्यादा पे अनाउंसमेंट्स हुई थी कि लेक्चर 1 से 7 कट गया। अब ऑब्वियसली डिफरेंट टीचर्स का लेक्चर 7 डिफरेंट है, तो वो थोड़ी सी अनक्लैरिटी थी। उसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं कि लेक्चर्स 2 3 वगैरह के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो इतनी फंडामेंटल है कि ऑब्वियसली वो आनी ही चाहिए। तो टेक्निकली आप ना ही कहो कि वो कट है, क्योंकि वो स्पीड अप वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो कैश के स्पीड अप वगैरह के बारे में आ सकती हैं। वो टेक्निकली वो एक फ्यूचर चैप्टर का हिस्सा है, जबकि वो फंड जो फॉर्मूले हैं वो पिछले वाले मिड वन में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और ओवरऑल कंप्यूटर की का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या नाम है अपना कि रैम कहाँ पे है, रैम किधर लगी हुई है, किसके साथ कनेक्टेड है, किस किस्म की रैम है, मेमोरी क्या है वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अब तो अंदाज़ा हो ही गया अब। जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी लो लेवल डिटेल्स के, ओ ये कनेक्शन कैसे हुआ है, कौन सी तार किधर को जा रही है वगैरह वगैरह। तो जब भी आप कहीं ज़्यादा डीएलडी की तरह की चीज़ें देखो ना, तो आप अस्यूम कर लो कि हम थोड़ा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बबल्स और लाइक ब्लॉक डायग्राम्स नजर आ रही हैं, ब्रॉड ब्रॉड ऊपर ऊपर की बात हो रही है, तो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ठीक है। तो बस एक छोटी सी डिस्टिंक्शन थी, इतना मैटर नहीं करता। आगे ये माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह, इसमें कुछ इतना है नहीं देखने वाला, मैं सारा कुछ फिर से कवर थोड़ी करूँगा। इंस्ट्रक्शन सेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के ऊपर आगे मिड टू पूरा था। फ्लिंस टेक्सोनॉमी, ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स में ये टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं। um, ये इतना मैटर नहीं करता। प्रीफिक्सेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपने मैथ करना होगा कैशेस वगैरह के अंदर। तो ये तो मतलब नहीं कह सकते ना कि कट गया। अब परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, परफॉर्मेंस के अंदर ये वाले जो फॉर्मूला है, सी पी यू परफॉर्मेंस डिवाइड बाय इज इक्वल टू 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम। ये भी ऐसी बात है कि आप कह लो कि हाँ इस तरह के सवाल कट गए हैं जो ये पहले हम कर रहे होते थे, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। लेकिन आपको फिर भी वो आ जाएंगे कि चलो बताओ कि कैश के साथ और कैश के बिना कितना स्पीड अप हुआ। तो आपको फॉर्मूले फिर भी पता होने चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वो परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ओवर परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड, या फिर अगर आप परफॉर्मेंस की जगह एग्जीक्यूशन टाइम की टर्म्स से बात करें तो उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मिड वन से। उसके अलावा कुछ खास है नहीं मिड वन वाला। ये जो सारी चीज़ें थी इस तरह का नहीं आएगा कि ओ अगर इतना इतने परसेंट लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं तो इतने परसेंट इस तरह से है तो सीपीआई वगैरह ये वाले नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये एक सवाल प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये टर्म्स इस्तेमाल हो रही होंगी। अगर आप भूल गए हो कि क्या क्या चीज़ है तो वो कवर हो जाएगा इसमें। अच्छा, उसके अलावा अमडाल्स लॉ की बात है। कोर्स आउटलाइन में ये लेक्चर 7 से काफ़ी ज़्यादा आगे जाके लिखा हुआ है। लेक्चर पता नहीं 15 16 में लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ लिखा है। लेकिन हमें काफ़ी जल्दी पढ़ाया गया था। अगेन अनक्लियर है कि क्या ये हिस्सा है सिलेबस का या नहीं है। एहतियातन देख ही लो इसके अंदर क्या ही आ जाएगा वैसे लो की, लाइक 1 - p + p/s, इतना आसान सा फॉर्मूला, इसके अंदर कुछ भी देखने वाला तो है नहीं, पहले भी याद किया ही था। तो यहाँ पे वैसे कम चांस है, लेकिन पाइपलाइनिंग इंक्लूडेड है, और पाइपलाइनिंग के शुरू के अंदर हम डाल्स लॉ जैसे कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात है रिस्क 5 क्या होता है, ये तो आप ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। पूरा कोर्स ही रिस्क 5 के स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है। लिटिल इंडियन क्या होता है ये ना भी रिवाइज करो, कोई मसला नहीं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आर टाइप, आई टाइप, इतना मैटर नहीं करती, लेकिन गुड टू नो है। आगे वाली चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान बना देंगे अगर आपको पूरी पिक्चर पता होगी। असेंबली लिखने को नहीं आएगी ऑब्वियसली, अब आपको बस असेंबली के अंदर वो लूप और नोडिंग वगैरह ही आएगी। तो ये वाली चीज़ें कट गई हैं आगे वाले। उसके अलावा जो सारा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन थी, वो भी कट गए। तो ये कोई आपके पास तकरीबन 100 स्लाइड्स जितना कंटेंट है जो कट गया है कि किस तरह से आपने वो डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह करना था। अ, ये एक टॉपिक है आखिरी वाला मिड वन का जो नहीं कटा। ठीक है, वो है डिज़ाइनिंग अ प्रोसेसर। बेसिकली हमने बात इस तरह से शुरू की थी कि अगर हम एक रिस्क 5 प्रोसेसर अपना बनाने की कोशिश करें और उसको एक बड़ा सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट के लिए सपोर्ट खाली दें फिलहाल, ऐड, सब, एंड और ब्रांच इक्वल, लोड और स्टोर। ठीक है,
तो हमने कुछ बात की थी कि क्लॉकिंग कैसे करते हैं, क्लॉक एट, हाँ 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 ठीक है। उसके अंदर ये है कि आप स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन जो हर फेज से गुजर रही है उसको सपोर्ट करते हो कि वो एक क्लॉक साइकिल के अंदर आ जाए। अब इसका नुकसान ये होता है कि बकाया सारी आपको एक्स्ट्रा आप टाइम दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन तेज़ होंगी स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन से, लेकिन उनको वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा ताकि सारा कुछ सिंक्रोनाइज रह सके। उसके अलावा रजिस्टर फाइल क्या होती है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर पोर्ट्स क्या होते हैं, रीड राइट वगैरह। ये कुछ बातें, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए सारा। किस तरह से ये आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, अगेन अगर आपने डिटेल्स देखनी बिल्कुल ही भूला पड़ा तो मिड वन की वीडियो देख लो। कंट्रोल सिग्नल्स आपको याद ही है मिड टू में किस हद तक आया था। वो ये था कि चलो अगर ये इंस्ट्रक्शन चल रही है ऐड की, या एक एल टाइप इंस्ट्रक्शन चल रही है, आर टाइप चल रही है, तो कौन सा वाला कंट्रोल पाथ ऑन होएगा। तो कंट्रोल पाथ बस इसी हद तक है कि आपको समझ आना चाहिए कि पर्पस क्या है। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप पहली ट्राई के अंदर सारा कुछ एफर्टलेसली इसी तरह से ड्रॉ करके आ जाओगे। बस यही है कि आपको सामने दिया हुआ आपको सारा कुछ समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा यार ये आपके पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर +4 हो रहा है, तो ये इसीलिए क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की होती है। और मक्स इसलिए लगा हुआ है कि कभी-कभी आपको जंप लेनी पड़ सकती है, ब्रांच लेनी पड़ सकती है, तो उस केस के अंदर +4 वाला बिहेवियर ओवरराइड हो जाएगा। तो इन मक्सेस का पर्पस पता होना चाहिए, इन कंट्रोल सिग्नल्स का पर्पस पता होना चाहिए। तो अगर आपको इतना पता तो ठीक है, और इतना कुछ है नहीं आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा। आगे मल्टी साइकिल आर्किटेक्चर है जो मैं 2 में काफ़ी डिटेल में टेस्ट हो चुका था। सिंगल साइकिल क्या होता है, मल्टी साइकिल क्या होता है, उसके अलावा मल्टी साइकिल के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पाइपलाइनिंग क्या है। तो पाइपलाइनिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पाइपलाइनिंग रजिस्टर्स क्या होते हैं, उसके अंदर आइसोलेशन कैसे आ रही होती है, कौन से फेजेस होते हैं, IF, ID, EX वगैरह। ये सारी बस रिवीजन है, जल्दी जल्दी से गुजारते जाता हूँ। ये पेपर में भी आया था कि आपके सामने इस तरह से पाथ दिया था, आपसे पूछा था कि लाइक आर टाइप इंस्ट्रक्शन होगी, कौन कौन सा कंट्रोल पाथ ऑन होएगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप एक रजिस्टर में लिख रहे हो तो आपका रजिस्टर राइट ऑब्वियसली इनेबल्ड होगा, क्योंकि आप रजिस्टर को के अंदर राइट कर रहे हो कुछ। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अम, उसके अलावा अगर आपके पास लेट्स से क्या नाम है अपना, हम्म ब्रांच है, तो आगे वो जो ब्रांच वाली है उस तरह से मेम राइट अगर हो रहा है, मेमोरी राइट नहीं हो रहा तो ज़ीरो हो जाएगा, रीड भी नहीं हो रही तो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह की बेसिक बेसिक बात है। अच्छा, अब कुछ हैज़र्ड्स थी। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड सबको पता है क्या होती है, एक वक्त में दो इंस्ट्रक्शंस एक ही चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं, तो उन दोनों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिक्स हो गए हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अलावा डेटा हैज़र्ड्स हैं और कंट्रोल हैज़र्ड हैं। तो डेटा हैज़र्ड्स का हमने हाई लेवल समरी अगर मैं दूँ, हमने देखा था दो किस्म की डेटा हैज़र्ड्स होती हैं, EX हैज़र्ड और मेम हैज़र्ड। इनमें से एक के अंदर फॉरवर्डिंग के साथ ही काम चल जाता था, EX हैज़र्ड के अंदर, कि प्रोड्यूस तो हो गया वो, तो आप बस सीधा आगे वाले से पकड़ के ले आओ, ठीक है। आ, उसके लिए हमने कुछ डिटेल्स भी पढ़ी थी कि फॉरवर्डिंग हार्डवेयर क्या होता है, सारा ड्रॉ करके भी दिखाया था मैंने पहले। आगे मेम हैज़र्ड है जिसमें स्टॉल साइकिल डालनी पड़ती है। ये था एक सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर। अब उसके बाद इसी के अंदर इसकी हार्डवेयर अगर हम बात कर लें, हार्डवेयर के अंदर फॉरवर्डिंग यूनिट होता है, आपके पास हैज़र्ड डिटेक्शन यूनिट होता है, स्टॉल कब करना है उसका रूल है वगैरह, ठीक है। तो ये सारा गुजर गया। अब कंट्रोल हैज़र्ड्स जो होती हैं उसके साथ डील करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले होती क्या है, ये है कि अगर हम पाइपलाइन नॉर्मली चलाते रहें तो वो हमेशा अस्यूम करेगा नॉट टेकन। वो 40 वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड करे तब तक उसने 44 वाली फेच कर ली होगी, जबकि हो सकता है इसने ब्रांच लेनी थी और इसने जंप करना हो, ठीक है। तो ये मसला था, इसके दो हल थे। एक हल था कि आप एक एक्स्ट्रा फिक्स कर लो स्टॉल साइकिल, और आप इसको कहते हैं डिलेड ब्रांच सोल्यूशन। तो डिलेड ब्रांच जो है पुराने वालों में यूज़ होता था मिप्स वगैरह के अंदर, RISC-V में नहीं यूज़ होता। जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता, सिस्क वगैरह के अंदर। um, इसके अंदर आइडिया ये था कि अगर आपको पता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन ब्रांच है, आप अपने कोड के अंदर ना स्केजुलिंग टाइम के अंदर आप डाल दो कि अच्छा ये वाली इंस्ट्रक्शन अनकंडीशनली चलनी ही चलनी है, चाहे ब्रांच लो या ना लो, तो मैं इधर ये फिट कर देता हूँ। आप रीऑर्डरिंग थोड़ी सी कर लेते थे ताकि आपको गेस ना करना पड़े। कोई इंस्ट्रक्शन अगर फैच हो भी जाती है ना, कोई मसला ही नहीं है बेसिकली। वरना अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आप नहीं फिट कर पाते इस गैप के अंदर, तो फिर आपको बस एक स्टॉल साइकिल लग रहा है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बाद हमने बात की थी प्रिडिक्शन मेथड्स की।
एक होती है स्टैटिक प्रेडिक्शन, उसके अंदर क्या फ्लो होती है वो मैंने डायग्राम्स के अंदर साथ में टू वाली वीडियो में दिखाई हुई है। अगर रॉन्ग प्रेडिक्शन हो जाए तो क्या होता है। उसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ प्रिडिक्शन के मेथड्स हैं। एक तो है कि आप बस अस्यूम करके बैठ जाओ, अस्यूम करने के अलावा भी हैं कि आप हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर करो, कि आप लास्ट टाइम इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या हुआ था उसकी बेसिस के ऊपर करने की कोशिश करो। उसके अंदर आप लास्ट टू भी देख सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर वो स्टेट वाली पूरी चीज़ है। उसके अलावा कॉरेलेटिंग ब्रांच प्रेडिक्टर्स थे जो मैंने पहले भी बताया था कि हमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, दूसरे सेक्शंस को नहीं इतने डिटेल में बताए हुए। टूर्नामेंट तो हमें भी नहीं इतने डिटेल में बताया हुआ है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टू बेट और कॉरेलेटिंग है। आई डोंट नो कि कॉरेलेटिंग आपको कितना करवाया है, लेकिन लाइक ईजी सा है, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना, अब हम उसके ऊपर आते हैं। ये कॉरेलेटिंग प्रेडिक्टर हो गया वगैरह सारा कुछ। अच्छा हाँ, मैं जहाँ तक वो बात करता परफॉर्मेंस वगैरह की, देखो इसके अंदर भी आईपीसी वगैरह तो आ रहे हैं ना मिड टू के कंटेंट के अंदर, तो आप उसको कंप्लीटली डिच करा नहीं सकता। आपको फिर भी याद होना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा कि वो परफॉर्मेंस वगैरह वाला मैथ के कितनी साइकिल्स लगेंगी वगैरह, क्या नोटेशंस होती हैं, आईपीसी इम्प्रूवमेंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आनी होती हैं। अब उसके अलावा कुछ बातें थी ब्रांच टारगेट बफर वगैरह। वो यही था कि यार आप ब्रांच स्टेटमेंट्स को मुख्तलिफ जगहों पे रिजॉल्व कर सकते हो। आप आई एफ जब आपने फेच की इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप साथ ही डिकोड करते हुए आप कर लो कि इसी स्टेज के अंदर मैं जंप ले भी लूँगा डिकोड करने के बाद। ये एक अननेचुरल चीज़ है जिसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर यहाँ पे लगाना पड़ता है। वरना यूजुअली तो कंट्रोल फ्लो ये बनती है कि इस तरह से फेच होएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर से डेटा निकलेगा, उस डेटा की बेसिस में एएलयू में जाके कोई मैथ होएगा जिसकी बेसिस पे पता चलेगा कि जंप लेनी है या नहीं लेनी है। अगर लेनी थी तो उसके बाद जाके ये ओवरराइड हो जाएगा। ऑब्वियसली पाइपलाइन रजिस्टर्स के अंदर तब तक जब तक इसने ये आगे भेजा है कुछ डिकोड भी हो रहा होगा आगे वाला, तो हो सकता है कि वो ब्रांच हैजर्ड आ गई हो। अम, तो इसका एक हल ये है कि हम ब्रांच रेजोल्यूशन आईडी पे कर लेते हैं, कि इधर एक एक्स्ट्रा एएलयू लगा लेते हैं और उसके अंदर हमें फिर पेनल्टी कम पड़ती है अपनी हैजर्ड के अंदर अगर मिस प्रोडिक्शन हो जाए। ये था हमारे पास अभी ब्रांच टारगेट बफर के बिना। उसके अलावा एक और सोल्यूशन है कि आप इंस्ट्रक्शन फेच फेज के अंदर ही प्रिडिक्शन को भी अवॉइड करो। आप एक बफर लगा लो कि अभी अभी मैंने फेच किया ना जो चीज़, मैं उसके अगेंस्ट देख लेता हूँ कैश में क्या पड़ा हुआ है। तो जो कैश में पड़ा हुआ है मैं वो अगली बार प्रोग्राम काउंटर में डाल देता हूँ ताकि अगली क्लॉक साइकिल में फिर वो फेच हो, तब तक ये आगे चला जाए। क्योंकि ये एज ट्रिगर्ड होता है वो इस तरह से, लाइक आप ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा कर दिए ताकि वो प्रिडिक्शन करनी ही ना पड़े। आई मीन वैसे करनी भी पड़ रही है प्रिडिक्शन, ये नहीं है कि प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। ये बेसिकली प्रीएम्प्टिवली कुछ चीज़ें करने के लिए होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन फंडामेंटली इसका मकसद ये होता है कि और पेनल्टी कम करें, कि हम आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ खींच के इधर को लेके आए जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक्सेप्शंस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये भी बस शुगल था। जो इंपॉर्टेंट है वो ये, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म एंड आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन। इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी टाइम लगाया था, लेकिन इसको जिक्र करना बनता है फाइनल की वीडियो में स्पेशली। ये है कि मॉडर्न प्रोसेसर्स इस तरह के नहीं होते, ठीक है। मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर एक एएलयू नहीं होता बल्कि मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, और उनकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए बनाया हुआ है, एक जनरल पर्पस इंटीजर यूनिट है, एक खाली डिवीजन के लिए बना दिया हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो आपके पास मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स होंगे और ये डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ के होंगे, ठीक है। कुछ हो सकते हैं जो पैरेललाइजेशन सपोर्ट करें, कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए लेटेंसी और इनिशिएशन इंटरवल्स की बात की गई थी। लेटेंसी बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ इंटरवीनिंग साइकिल्स कितनी है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान। तो मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पे आ गई है इस डिवीजन वाले ब्लॉक के अंदर, कितनी साइकिल्स मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा इसकी प्रोड्यूस्ड वैल्यू कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो ये है लेटेंसी। उसके अलावा इनिशिएशन इंटरवल्स हैं कि अगर आपके पीछे पाइपलाइन में कुछ लगा हुआ है तो उसको कितना टाइम लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आपके पास एक इंटीजर है तो हमने देखा था एक क्लॉक साइकिल का ऑफसेट हो तो आराम से सारा कुछ चलता जाता है। लेकिन कुछ हार्डवेयर ऐसी हो सकती है, पहले तो हम पाइपलाइन इसलिए कर पा रहे थे ना क्योंकि आपके पास ये वाली हार्डवेयर कंप्लीटली अनयूज्ड थी जब तक आप ईएक्स वाले स्टेज पे चले गए थे। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि डिवीजन का इस तरह से सर्किट है कि सारी हार्डवेयर हर वक्त यूज़ हो रही है, मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स भी लग रही हैं और जो सारी हार्डवेयर है वो सारी इस्तेमाल हो रही है।
तो उस केस में आप पाइपलाइन नहीं कर सकते। तो तब आप इसको आपको अगर पाइपलाइन में इसके पीछे कोई और डिवीजन की इंस्ट्रक्शन है, उसको 25 क्लॉक साइकिल्स का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इतना ऑफसेट होएगा। तो ये लेटेंसी और इनिशिएशन इंटरवल्स हैं। उसके अलावा ये है कि अब होता ये है कि इसकी वजह से आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन होती है। कुछ फंक्शनल यूनिट ज़्यादा तेज़ हैं, कुछ ज़्यादा स्लो हैं। तो जो पहले हमारे लिए मसला नहीं थे ना, अब वो भी मसला बन गए। तो राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड जो हैं, ये भी हमारे लिए अब डेटा हैजर्ड्स बन गए हैं। पहले खाली एक केस होता था जब हम एक प्रीवियसली अपडेटेड वैल्यू को रीड कर रहे होते थे, पहले खाली ये होता था। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं। उसके अलावा इसमें इम्प्रिसाइज एक्सप्रेशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी काइंड ऑफ थ्योरी है। जो ज़्यादा मैटर करता है ना, वो इसका हल है, ठीक है। अभी आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले आना शुरू हो गए हैं। तो उसका हल सबसे सीधा सीधा ये बनता है कि आप स्केड्यूल इस तरह से करो कि मसला ही ना आए। आपको पता है अपनी हार्डवेयर का, आपको पता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप उनको रीअरेंज इस तरह से कर लो कि कोई मसला ही ना आए। तो ये जो अप्रोच है इसको कहते हैं स्टैटिक स्केजुलिंग या फिर कंपाइलर बेस्ड स्केजुलिंग। उसके अलावा एक और अप्रोच है डायनामिक स्केजुलिंग, जो हार्डवेयर करती है। तो असल में तो दोनों सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, ये नहीं कि खाली एक है। तो स्टैटिक स्केजुलिंग के अंदर हमने देखी थी बातें, रीअरेंजमेंट, उसके अलावा नेम डिपेंडेंसीज का रिमूवल। अब नेम डिपेंडेंसीज क्या होती हैं वो बाद में बात कर लेते हैं। चलो बता ही देता हूँ। यही है कि अगर आप कोई वेरिएबल रीयूज़ कर रहे हो जिसका मतलब आपने एक्स यूज़ किया, एक्स इक्वल्स 1, आपने कहीं यूज़ कर लिया ऐड एक्स, ऐड वाई, वाई के अंदर आपने एक्स ऐड कर दी है। उसके बाद आप फिर से एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हो और आप कर रहे हो एक्स के अंदर आप डाल दो लाइक 2 और समथिंग। उसके अलावा लाइक आप फिर से जाके अब जी के अंदर ये चीज़ ऐड कर रहे हो। अब एक्स जो है वैसे इन दोनों के अंदर कॉमन तो है रजिस्टर, लेकिन इसका कॉमन होने की कोई लाजमियत नहीं है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर कोई ख़ास जो ज़रूरत हो कि नहीं यार ये एक्स ही रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर मैं ये टेम्परेरी वैल्यू रखूँ। तो ये एक नेम डिपेंडेंसी होती है कि बस नाम की ही डिपेंडेंसी है। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो सीधा सीधा, आप इसकी जगह कोई और रजिस्टर यूज़ कर। तो ताकि अगर ये रीअरेंज हो भी जाते हैं ना कि आगे स्क्रैम्बल हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, तो उस केस में मसला कोई ना हो, ठीक है। उसके अलावा लूप अनरोलिंग हमारे पास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए, रीऑर्डरिंग के अंदर आपको क्या क्या कंसिडरेशंस रखनी होनी है, वगैरह वगैरह, कितनी परफॉर्मेंस में फ़ायदा होता है। अब लूप अनरोलिंग के अंदर हमारे पास स्ट्रिप माइनिंग आ जाती है कि आप किस तरह से एक लूप को फैला देते हो ताकि आपको वो ब्रांच वाली स्टेटमेंट बार बार ना डालनी पड़े। अ, ये कुछ बातें थी, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है क्योंकि सारा कुछ समझा लिया हुआ पहले का। डायनामिक स्केजुलिंग के अंदर रीऑर्डर बफर की बात थी। तो रीऑर्डर बफर जो है हमारा वो यही है कि क्या नाम है अपना, आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन आप कमिट करते हुए ना उसको रीऑर्डर कर रहे हो कि जो राइट बैक का स्टेज है या जो मेमोरी राइटिंग का स्टेज का जो स्टेज आती है, आ, उस केस के अंदर आप पहले वेट कर रहे हो कि जिसका पहले ख़त्म होना बनता था पहले वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं आपकी चीज़ कमिट करूँगा जब उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहे आपकी एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर हो रही थी, लेकिन कमिटमेंट आपकी जो हो रही है ना, जो राइटिंग हो रही है एक्चुअल, वो इन ऑर्डर हो रही है। तो इसके अंदर अपनी फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं एक्स्ट्रा हैज़र्ड्स की, लेकिन मॉडर्न हार्डवेयर वो खुद ही सुलझा लेती है काफ़ी तरीक़ों से। उसके अलावा सिंगल इशू और वाइड इशू प्रोसेसेस हैं। वाइड इशू के अंदर हमारे पास वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड आ जाता है। उसके अलावा सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है, वो बस ऐसा ही होता है जिसके अंदर आईपीसी आपका ग्रेटर देन 1 हो के एक क्लॉक साइकिल के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो रही हैं ऑन एवरेज। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, ये था कि रिस्क का इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या रहा है। यहाँ तक मिड टू ख़त्म हो गया था। अब मिड टू के बाद जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको देखते हैं। अब ऑब्वियसली हम असेंबली लैंग्वेज को देखते हैं, हमें पता है कि काफ़ी बार ना आपको चीज़ें टेम्परेरीली कहीं रखवानी पड़ती हैं, ठीक है, और वो सीपीयू के पास हम रखते हैं ताकि ज़्यादा तेज़ हो, कि एक क्लॉक साइकिल में एक्सेस हो गया वगैरह। तो सबसे जो आ, करीब है सीपीयू के, लिटरली उसके अंदर है, वो है रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स जो हैं आपने देखे हैं पहले भी, ए एक्स बी एक्स वगैरह, इसके अंदर X1 X2 F1 F2 वगैरह। ये जो है ये अगर लाइट चली जाए सारा डेटा लूज़ कर जाएंगे, ठीक है।
उसके अलावा बहुत तेज़ है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। अब उसके अलावा इसके अंदर कुछ और बातें लास्ट टाइम मैंने की थी कि 32 रजिस्टर्स क्यों होते हैं। वो ऑप्टिमाइज्ड है बेसिकली प्रोपगेशन डिले वगैरह को दिमाग में रखते हुए कि आप कितना दूर रख सकते हो आ, अपने एएलयू वगैरह से कि मसला ना हो बेसिकली, कि आपको 2 क्लॉक साइकिल्स ना लगे। तो वो थोड़ा सा वो टाइमिंग वगैरह के साथ रिलेटेड है कि स्पेसिफिकली 32 रजिस्टर्स क्यों होते हैं हर कंप्यूटर के अंदर। अब उसके अलावा ये है कि ना आप रैम की बात करते हो। अब रैम की भी किस्में होती हैं, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। आ, उसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ती, वो बेसिकली बस वो जो आपने डीएलडी में पढ़े हुए ना एस आर फ्लिप फ्लॉप्स जो यहाँ पे थे, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो रजिस्टर्स आर एक्चुअली एस रैम, ठीक है। उसके अलावा कैश भी जो होती है ना वो भी एस रैम है, लेकिन जिसको हम कॉमनली कह रहे होते हैं ना कि रैम DDR5 रैम दे दो यार वगैरह, वो जो रैम है ना वो डायनामिक रैम है। उसके अंदर बेसिकली ये है कि आप कम हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी के साथ ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ट्रेड ऑफ ये है कि वो स्लो है थोड़ी, ठीक है। उसके अलावा एक और यूनिक प्रॉपर्टी उसकी ये है कि चूंकि वो कैपेसिटर्स यूज़ कर रहा होता है, चार्ज ट्रैपिंग यूज़ कर रहा होता है वगैरह, उसको बार बार ना आपको रिफ्रेश करना होता है, वरना वो चार्ज डिसिपेट होता जाता है जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है अपने कैपेसिटर के अंदर। तो आपकी रैम कोई हर 7.8 माइक्रो सेकेंड्स के बाद, नैनो सेकेंड्स पता नहीं कितनी सेकेंड्स बाद, आ, वो सारी अपनी जो क्या नाम है लेफ्ट टू राइट वो एक स्वीप करता है जिसके अंदर सारा कुछ रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि लाइट कम होती जा रही है, लेकिन जैसे ही वो एक वेव आती है वो फिर से मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर से वो रिसोर्स बर्न होती जाती है, वो एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में लूज होती जाती है, लेकिन बाद में जाके वो फिर से रिफ्रेश हो जाती है। तो इस तरह से हम वो वंस और ज़ीरोज़, एब्सेंस और क्या नाम है प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप्स के साथ अगर देखा जाए। लेकिन इसका इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पैक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ बहुत ज़्यादा डेटा रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो डी रैम के अंदर भी आप सुनोगे एस डी आर, डी डी आर, क्यू डी आर। तो एस डी आर होता है कि आप देखो ना, हम जो जैसे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हम बात करते हैं कि राइजिंग एज के ऊपर राइटिंग होएगी, इसी तरह ये भी एज ट्रिगर्ड होते हैं डी रैम के जो ये कैपेसिटर वाला ट्रांजिस्टर है। अ, इसके अंदर भी ना अगर आप राइजिंग एज के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप कहोगे ये एस डी आर है, सिंगल डेटा रेट। अगर आप एक क्लॉक साइकिल के अंदर दो दो बिट्स एक लाइन के थ्रू भेज रहे हो ना, तो आप कहोगे डबल डेटा रेट है। ये होता ही है कि आप राइजिंग और फॉलिंग एज दोनों के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा क्वाड डेटा रेट है जिसके अंदर आप रीड और राइट के लिए अलहदा बना लेते हो क्लॉक्स, और उनके लिए अलहदा सिस्टम बना लेते हो, उनके लिए अलहदा सर ने तो बताया था कि लाइक अलहदा बसेस भी बना ली जाती हैं, उनके सारा कुछ सेपरेट हो जाता है, बस ब्रांडिंग के लिए एक यूडीआर कहा जाता है। लेकिन जो ज़्यादा एडवांस्ड किस्म के प्रोसेसर्स हैं ना, प्रोसेसर्स कह रहा हूँ, अ, जो रैम्स होती हैं जीपीयूस वगैरह के अंदर स्पेशली जो लगते हैं, उसके अंदर कहते हैं उसको डीडीआर ही हैं, लेकिन वो एक क्लॉक साइकिल के अंदर 8-8 बिट्स एक ही वायर के थ्रू ट्रांसफर करा देता है। तो वो क्लॉक रेट रखते काफ़ी ज़्यादा ही हैं, ठीक है। मतलब एक क्लॉक साइकिल जो बनती है सीपीयू की उसके अंदर ज़्यादा ही ट्रांसफ़र हो रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी डीडीआर ही कहता है। तो ज़्यादातर आप डीडीआर का वर्ड ही सुनोगे। तो ये कुछ बातें थी। अब उसके अलावा हम रैम से थोड़ा और बाहर चले जाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते जा रहे हैं सीपीयू से। सीपीयू से हम गए क्या नाम है रजिस्टर्स, रजिस्टर से हम गए कैश, कैश से हम गए अपना रैम के ऊपर। अब रैम से हमारे हार्ड ड्राइव के ऊपर। अब हार्ड ड्राइव जो होती है वो एक मैकेनिकल चीज़ है, उसके अंदर वो फिजिकली इंस्क्राइब करता है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह वाला काम नहीं है, ठीक है। आपके पास ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, एक फिजिकल हेड है, वो मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे रीड करना है कहाँ पे राइट करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैकेनिकल इसलिए ज़्यादा स्लो होगा, अब वरना तो आपके पास वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बेसिस के ऊपर चल रहा होता सारा कुछ। अब उसके अलावा एस एस डीज हैं जो नैंड फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करती हैं, वो भी काइंडा लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। उसके अंदर भी लाइक चार्ज ट्रैपिंग हो रही होती है वगैरह, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बात ये है कि वो बहुत तेज़ है। अब उसके बाद
इसकी भी किस्में होती हैं एसएसडी की। आ, ठीक है। कुछ होती हैं जो साटा वाली बसेस यूज़ करती थी, जो स्लोली हुआ करती थी पुराने वाले। कुछ एनवीएमई वाली होती हैं, जो पीसीआई ई एक्सप्रेस यूज़ करती है, पीसीआई एक्सप्रेस ई एक्सप्रेस ई इसका। तो एसएसडीज की भी किस्में हैं, लेकिन ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है अगर आपने अपने कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करवाना है। ठीक है। तो जो टेम्परेरी जो इंस्ट्रक्शन लेवल चीज़ें वो हम अपने रजिस्टर में रखते हैं। उसके अलावा जो आपके पास जिन जनरल प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर आप काम करें वो रैम में रखते हैं। और जो बाद में ज़रूरत कभी पड़ सकती है, जो आपकी आर्काइव्स हैं, वो HDD SSD में पड़ी होती हैं। ठीक है। ये एक कंप्लीट समरी है आपकी सारी ऑप्शंस की। रोम की भी बात की हुई है। ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करती। खैर, आ, अब हमने मेमोरी की काफ़ी बात कर ली है। ठीक है, हमें अपनी ऑप्शंस भी पता चल गए, हमें फ़ायदे भी पता चल गए, नुकसान भी पता चल गए कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रही है स्पीड इनकी। अब सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। लेकिन एक चीज़ है, सीपीयूज़ जो है ना वो हर साल काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये एक ग्राफ है जो बेसिकली 1980 के अंदर जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स थे ना, उसके रिलेटिव कितने टाइम्स इम्प्रूव हो चुका हुआ है 2000 2005 2010 वगैरह में, उसको प्लॉट कर रहा है कि जो करंट बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो 1980 के थ्रेशोल्ड से अगर आप डिवाइड करो, जो रेशो निकालो, तो कितने टाइम्स बेहतर है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज टाइप देख लो आप। ठीक है, स्पीड अप कह लो। अगर आप सीपीयू के स्पीड अप देखो ना, वो 1980s की निस्बत कोई 1000 से ज़्यादा टाइम्स बेहतर हो चुका है, 10,000 टाइम्स बेहतर हो चुका है। लेकिन जो मेमोरी है वो 10 टाइम्स बेहतर हुई खाली। ठीक है, 10 टाइम्स बेटर है। आप एक गैप देख रहे हो उनके स्लोप के अंदर बेसिकली, कि सीपीयू के अंदर जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स है वो ज़्यादा जल्दी हो रही हैं और मेमोरी पीछे रह गई है। अब सीपीयू जितना भी तेज़ हो, एंड पे तो उसने मेमोरी से उठाना है, तो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा उठाने के लिए ना हम ये करते हैं कि हम हर जगह ना जो बेस्ट अवेलेबल मेमोरी ऑप्शंस हैं हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली वो कर नहीं सकते कि वो एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है मेमोरी हायरार्की। ठीक है। तो हमारा काम ये है बेसिकली कि हमने एक इल्यूजन क्रिएट करनी है इन्फिनिट तेज मेमोरी की, जबकि हमारे पास फाइनाइट और स्लो मेमोरी है। ठीक है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, तो कुछ इन्होंने बातें की हुई हैं कि अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करो तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो आपको इन मसलों का हल बताती हैं। तो अगर आपने लाइब्रेरी के अंदर कोई मैथ का काम कर रहे हो, कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हो, एक आपकी टेक्स्ट बुक होगी, एक आपका सोल्यूशन मैनुअल होगा लेट्स से। अगर आप हर बार जब आपने सोल्यूशन मैनुअल देखना, आप बार बार जाके उधर से किताब फिर से उठा के लेके आओ और पुरानी रखो, तो ये बड़ा इनएफिशिएंट हो जाएगा। बल्कि अगर आप अपने पास डेस्क पे रख लो, अगर करीब वाली किसी जगह पे रख लो, तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो कि आप रैम से एक बार ले आए हो सारी किताबें और आप रजिस्टर में अपने रख रहे हो, यानी डेस्क के ऊपर रख रहे हो। ठीक है। या कैश में रख रहे हो, कैश ज़्यादा चीज़ है यहाँ पर। ठीक है। तो अब क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए पास, ये उसके बारे में। तो कुछ जनरल रूल्स ऑफ थंब है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। अब इसके दो पहलू हैं, एक है टेम्पोरल लोकेलिटी और एक है स्पेशल लोकेलिटी। बेसिकली ये है कि जब भी आप मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं ना, तो काफ़ी लाइकली है कि अगर एक चीज़ एक्सेस हुई है ना, थोड़ी देर बाद इसने फिर से एक्सेस होना है। और उसके बाद जाके मतलब इस तरह से ना बर्स्ट के अंदर ये एक्सेस होती है। जिस तरह से आप ये हीट मैप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर का, कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है इस पीरियड के लिए, आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है, फिर बीच में काफ़ी देर नहीं हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये बेसिकली एम्पेरिकल स्टडीज़ वगैरह ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इस तरह से मेमोरी एक्सेस होगा। ठीक है। उसके अलावा स्पेशल लोकेलिटी है। स्पेशल लोकेलिटी यही है कि अगर आपने कोई चीज़ एक्सेस की है, तो काफ़ी चांस है कि आप उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी एक्सेस करोगे। तो इसकी मिसाल ये हो सकती है कि आपने अरे का कोई ith एलिमेंट एक्सेस किया, तो काफ़ी चांस है कि आप i+1 भी एक्सेस करोगे या i-1 भी एक्सेस करोगे। तो ये स्पेशल लोकेलिटी और टेम्पोरल लोकेलिटी है। अब इसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी कैश डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कैश आपको पता ही है क्या होती है, कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में एक मिडल मैन है जो मेमोरी से ज़्यादा तेज़ है, लेकिन रजिस्टर से थोड़ा कम तेज़ है। ठीक है। तो अगर हम इसको इस क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि कितना टाइम लग रहा है हमें विद अ कैश। ठीक है। अ, तो हमें लगता है इतना टाइम, ये जो है AMAT, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, ये बेसिकली है हिट टाइम के बेस्ट केस सिनेरियो अगर आप कैश में मांगते हो और कैश से ही मिल जाता है आपको।
कैश में पड़ा हुआ है, आपको मेमोरी में नहीं जाना पड़ा, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद आप इसको ऐड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी वेटेड मिस पेनल्टी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली कि अगर मिस हो जाता है तो आपको जितना टाइम लग रहा है ना मेमोरी में जाके रिक्वेस्ट करके वापस कैश में भर के लाने के लिए और फिर अपने पास वापस लाने के लिए, इसको आप कह रहे हो मिस पेनल्टी। और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो मिस रेट के साथ, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है कि कितना चांस है कि मिस होगा, ठीक है। अब अगर आपने अपने मेमोरी एक्सेस को ऑप्टिमाइज करना है ना, आपके पास तीन लेवर्स हैं। या तो आप हिट टाइम कम कर सकते हो, या आप मिस रेट कम कर सकते हो, या आप मिस पेनल्टी कम कर सकते हो, ठीक है। अगर हम हिट टाइम कम करने की बात करें, हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि आप क्लॉक रेट बढ़ा लो हर चीज़ का, अगर बढ़ सकता है, ठीक है, अगर आपकी हार्डवेयर अलाउ करती है। उसके अलावा एक है कि आप बैंडविड्थ जो है अपना वो बढ़ा लो कि एक वक्त में मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, एक एक बिट की जगह, सीरियल की जगह पैरेलल में ज़्यादा से बिट्स लेके आ रहे हैं, तो बल्क ट्रांसफर्स कर लो। उसके अलावा ये है कि आप उसको फिजिकली ज़्यादा करीब कर लो, ठीक है, जहाँ पे जाना है उसके इंस्टेड। अब उसके अलावा हिट टाइम को अगर हम मिस कराएं तो अगली ऑप्शन हमारे पास है मिस रेट, ठीक है। मिस रेट हम कैसे कम कर सकते हैं, हम कैश के अंदर ज़्यादा चीज़ें रख के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो उसकी बात थोड़ी देर बाद में करेंगे, कैश लाइंस वगैरह के बारे में। आ, आगे मिस पेनल्टी कैसे कम कर सकते हैं। मिस पेनल्टी ये कर सकते हैं कि हम कैश के फेल होने के केस के अंदर एक एक्स्ट्रा कैश डाल दें, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले कर क्या रहे थे कि अगर मेरे पास नहीं पड़ा हुआ तो मैं अपने डेस्क पे देख लेता हूँ। अब हम कह रहे हैं कि अगर डेस्क पे नहीं पड़ा हुआ मैं अपने साथ वाले डेस्क पे देख लेता हूँ, और उसके बाद जाके अगर उधर भी नहीं मिला तो जाके मैं वो देख के आऊँगा, क्या नाम है, पूरा लाइब्रेरी से जाके किताब लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप मल्टी लेवल कैशिंग करते थे, तो कैश के लिए कैश डाल दे, ठीक है। अगर पड़ा है तो सही है, अगर नहीं पड़ा तो आप अपने पिछले लेवल ही कैश से करते हो, एंड सो ऑन। इस तरह से पाइपलाइन सी बन जाती है, ठीक है, कि इसके थ्रू डेटा फ्लो हो। अ, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे अच्छा हाँ, उससे पहले कैश टाइप्स है। अब कैश दो किस्म की होती हैं, स्प्लिट होती है और यूनिफाइड होती है। यूनिफाइड कैश के अंदर आप जो आपको मेमोरी एक्सेस था, आपने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि डेटा है या इंस्ट्रक्शन है क्या है। जबकि स्प्लिट कैश के अंदर आप बेसिकली डेडिकेटेड जगह बना लेते हो इंस्ट्रक्शंस के लिए और डेटा के लिए, ताकि ये ना हो कि खाली इंस्ट्रक्शन से आपकी कैश भर गई, कोई डेटा स्टोर ही नहीं हो रहा। या फिर इसका उल्टा कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों से डेटा एक्सेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट किस्म की आपकी सारी कैश लाइंस जो है वो सारी डेटा से भर गई हैं, और आपकी इंस्ट्रक्शंस वाली आहिस्ता आहिस्ता वेक्ट होती गई हैं आपकी कैश के अंदर। तो उसको बेसिकली गारंटी करने के लिए कि दोनों चीज़ें ही कैश हो रही हैं, आप L1 कैश जो होती है ना आपकी, उसको आप स्प्लिट कैश बना देते हो। अच्छा, एक और चीज़ है, आप काफ़ी बार सुनोगे ऑन चिप ऑफ चिप कैश। आप सुनोगे कि L3 कैश जो होती है ना वो ऑफ चिप होती है, जबकि L1 और L2 ऑन चिप होती है। या फिर हो सकता है आपने कहीं ये भी सुना हो कि L1 ऑन चिप होती है सिर्फ, और L2 ऑफ चिप होती है, और L3 बहुत ही कम होती है। तो ये पुरानी बातें हैं। अब होता ये है कि हर कंप्यूटर हर सीपीयू हर प्रोसेसर के अंदर तीनों कैशेस होती हैं और वो तीनों ऑन चिप होते हैं, ठीक है। आ, लेकिन पुराने सिस्टम्स में ऐसा था थोड़ी देर के लिए कि खाली L1 कैश ऑन चिप है, L2 ऑफ चिप है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ऑन चिप कर ली थी, फिर एक तीसरी कैश निकाल दी थी ऑफ चिप वाली। तो लेकिन अब जो मॉडर्न प्रोसेसर्स आपके आते हैं, जैसे ये इंटेल i7 का प्रोसेसर है, इसके अंदर आप देखोगे कि आपके पास एक मल्टी कोर प्रोसेसर, 4 कोर्स हैं, क्वाड कोर है। और ये नीचे आप देख सकते हो शेयर्ड L3 कैश है, जो इन सब कोर्स ने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये जो आपके पास हर कोर है, हर कोर का अपना L2 कैश और L1 कैश डेडिकेटेड है। अगेन आप पुरानी किताबों में ये भी देखोगे हर कोर को खाली L1 कैश दे रहे हो, और L2 और L3 दोनों शेयर्ड हैं। लेकिन जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर L1 और L2 दोनों डेडिकेटेड हैं, हर कोर के लिए अलग अलग बने हुए हैं, और L3 एक शेयर्ड कैश है, ठीक है। तो ये इंटेल के जो मॉडर्न प्रोसेसर्स आ रहे हैं उसके अंदर इस तरह से होता है। ये एक हार्डवेयर लेवल डायग्राम है इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, कि अगर कोई भी आपने मेमोरी एक्सेस करना है कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपके पास सीपीयू है, उसके अंदर रजिस्टर्स पड़े हैं। रजिस्टर्स ये आपके पास एक क्वाड कोर है, ठीक है, आप देख सकते हो ये सीपीयू के अंदर 4 डब्बे बने हुए और एक शेयर्ड L3 कैश है। हर कोर के अंदर अपना L1 और अपना L2 है,
ठीक है, L1 स्प्लिट है, L2 और L3 यूनिफाइड है। तो रजिस्टर्स के पास नहीं है तो वो जाएगा आपके पास L1 कैश के पास, L1 के पास नहीं तो L2 के पास जाएगा, L2 के पास नहीं तो L3 के पास जाएगा, L3 के पास नहीं है तो वो रैम के पास जाएगा। और अगर आप कोई वर्चुअल रैम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो रैम के पास भी नहीं है, तो आपको अपनी सेकेंडरी स्टोरेज से वर्चुअल रैम से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये काफ़ी स्लो होगा जब आपने वर्चुअल रैम को एक्सेस करना है। तो इस डायग्राम का पॉइंट बेसिकली यही है कि आपको समझ आ जाए कि कितना दूर है, थोड़ा सा सेंस ऑफ स्केल देने के लिए। एक एक्चुअल जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। ये जो नीचे आप ब्लू वाली लाइनें देख सकते हो ये आपकी वो रैम की स्लॉट्स हैं। और जो लेफ्ट साइड पे ये वाइट वाली PCIe स्लॉट्स देख सकते हो, और जो ब्लैक वाली साटा वाली है मेरा ख्याल है, आप उनको देख लो। नहीं, वो भी PCI है, उस फॉर्म फैक्टर डिफरेंट है। अच्छा, जो भी है, खैर। क्या नाम है अपना, उनका फिजिकल डिस्टेंस भी देखो आपस में। तो CPU के अंदर हैं ये सारी L1 L2 L3 कैशेस। उसके अलावा थोड़ी करीब है आपके पास रैम, और काफ़ी दूर जाके आपके पास आती है वो सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह। तो थोड़ा सा तो प्रोपगेशन डिले भी मैटर करता है। उसके अलावा आपकी बसेस भी मैटर करती हैं कि आप कौन सी लाइनें ले रहे हो, आप साठा ले रहे हो या PCIe ले रहे हो वगैरह। वो कोर्स के स्कोप से थोड़ी बाहर चली जाती है, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। इस बात का मकसद ये था कि आपको पता हो L1 गुड, L2 गुड, L3 थोड़ा कम गुड, रैम अनडिज़ायरेबल, काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको स्टॉल साइकिल्स लगानी पड़ती हैं। और अगर सेकेंडरी स्टोरेज से कह रहे हो तो भूल ही जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है हमारे लिए कि कम से कम मिसेज आए, कम से कम हम एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कर सकते। ठीक है, क्योंकि मिस पेनल्टी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इतने ज़्यादा लेवल्स डाल दिए। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वगैरह ये इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, तो मैं पहले भी बात कर रहा था ये टेम्पोरल लोकेलिटी और स्पेशल लोकेलिटी की। तो हमने बात की थी कि हम इनको गाइड करने देंगे अपने डिज़ाइन को। तो टेम्पोरल लोकेलिटी हमें ये कहती है कि यार अगर कोई चीज़ चाहिए ना, उसको थोड़ी देर अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि बाद में चाहिए हो सकती है। तो हम कैश में एग्जैक्टली यही करते हैं कि अगर कोई एक्सेस की है चीज़ तो हम उसको कैश में रख लेते हैं। उसके अलावा अगर स्पेशल लोकेलिटी की हम बात करें, हम ये करते हैं कि हम खाली उस बाइट को नहीं लेके आते हैं जिसको एक्सेस किया, बल्कि हम उसके इर्द गिर्द के पूरी कैश लाइन या कैश ब्लॉक को ले आते हैं। तो अगर आपने लेट्स से एक वर्ड को एक्सेस किया जो 4 बाइट्स का बन रहा है, तो आप उस खाली उस वर्ड को कैश में नहीं डाल रहे, बल्कि आप उसके सराउंडिंग कुछ और वर्ड्स को भी उठा के ले आए हो, क्योंकि अगर ये एक्सेस हुआ इसके इर्द गिर्द वाले होने की भी काफ़ी चांसेस है। तो जो यूनिट है ना मेजरमेंट का, जितनी आप ये ब्लॉक्स चुक के लेके आ रहे हो, उसको हम कहते हैं कैश ब्लॉक या फिर कैश लाइन। ठीक है, अब अगर हम अपनी कैश डिज़ाइन करने की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ आ रही है कैश में, उसको कहाँ पे रखना। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए कैश में, तो क्या प्रोटोकॉल है, मैंने क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, अ, उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास मिस हो गया, मिस हो गया, तो आपने मांगा था कैश में नहीं पड़ा हुआ, तो क्या मुझे उसको एलोकेट करना चाहिए अगली बार, या मुझे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए कि पहले 2-3 बार मिस हो जाए फिर जाके मैं लेके आऊँगा। ठीक है, वरना तो आप हर चीज़ को लेके आना शुरू कर दो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिज़ाइन करते हुए आंसर करने पड़ता है। उसके अलावा ये है कि अगर कोई चीज़ राइट हो रही है तो राइट किस तरह से हैंडल करना है, वो डर्टी बिट वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हम बारी बारी इन सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं। कैश के अंदर कहाँ पे रखनी चाहिए चीज़। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो असम्पशन है वो ये कहती है कि जहाँ मर्ज़ी रख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा से स्लॉट्स पड़े हुए हैं, उन सब में एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, कि ये फिज़िकल मेमोरी के किस एड्रेस के साथ मैप हो रहा है, ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये किस चीज़ का पड़ा हुआ है। ठीक है, अ, उसके अलावा आप ऑब्वियसली आपका डेटा पड़ा है। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी एड्रेस आता है, लेट्स से आपके पास ये डेसिमल में 180 एड्रेस आ गया, तो आप उसका जो कैश ब्लॉक ऑफसेट है वो ट्रंकेट कर दोगे, और जो आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बचे हैं उनको आप कहोगे ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर है। बेसिकली हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मैं ये ना काटूं, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं ये नहीं काट रहा, तो ये जो अगर लेट्स से 00 है या 10 यहाँ पे आ रहा है ये ऑरेंज वाले सेल्स के अंदर, तो बेसिकली जो ये मेमोरी एड्रेस है बात तो उसी चीज़ की कर रहा है,
क्योंकि उसका डेटा इधर पड़ा हुआ है। हम खाली वो एक बाइट नहीं लाए, बल्कि हम पूरा वर्ड ले आए हैं इस केस के अंदर। तो ये 4 बाइट्स का डेटा एक सेल में रख रहा है, ठीक है। तो लेट्स से ये बाइट वाइज आप एड्रेस कर रहे थे मेमोरी को। आपने कोई ये वाला सेल रेफरेंस किया, जो कि लेट्स से बनता है 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो मैंने ये किया कि मैंने ना उसके आगे वाला एक और उसके पीछे वाले दो, इतना जो है ना, मैं पूरा सेगमेंट उठा के ले आया, ठीक है। अपने कैश ब्लॉक के अंदर में रख दिया। तो अब ये जो 2 बिट्स हैं, ये इसके अंदर इंटरनली रेफरेंस करने के लिए कौन से वाले की बात हो रही है, और ये जो है ना, ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसको इसलिए हम टैग बिट्स कह लेते हैं कि टैग लगाओ, ठीक है। तो आपने एक्सेस ये किया था, लेकिन वो उठा के पूरी कैश लाइन ले आता। तो वो उस कैश लाइन के अंदर इंटरनली जो आपको रेफरेंस करने के लिए बिट्स चाहिए होंगे, वो आपके ऑफसेट बिट्स हो जाएंगे। और इस तरह से हम बेसिकली अपने एड्रेस को डीकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। आ, लेकिन अभी भी रूल यही है कि आप जहां मर्जी जो मर्जी रख लो, क्योंकि अब हमने रख तो लिया और हमें पता भी है कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो अब जब आपने लुकअप करना होगा ना, आप हर सेल के अंदर देखोगे, आपके पास ये टेबल होगा इस तरह से। उसके अंदर आपके पास एक वी बेट होएगा कि यहाँ पे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पड़ी भी है या नहीं पड़ी हुई, क्योंकि इनिशियली आपकी कैश के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो उन स्लॉट्स के अंदर गार्बेज पड़ा होगा। तो आप वैलिड बिट ऑफ कर देते हो कि इसके अंदर इनवैलिड इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जो भी सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस पड़ा हुआ है ना, उसको सीरियसली ना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टैग पड़ा हो सकता है 110 कोड स्टार्ट की वजह से, लेकिन ये आपने नहीं डाला था, ये बस बाय डिफॉल्ट यही पड़ा हुआ था जब आपने ऑन की। तो उसको बताने के लिए कि ओ इसको सीरियसली ना लेना, ये ज़ीरो है, लेकिन अगर ये 1 है तो इसको सीरियसली लेना। तो हम करेंगे ये कि जब भी आपने कुछ लुकअप करना है ना, तो हम सारा कुछ वो हम सब में देखेंगे क्या क्या वैलिड है। जो वैलिड होंगे उनके टैग के साथ कंपेयर करें। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई, एक स्टेप पीछे लेते हैं और हम बात करते हैं फिर से कि एड्रेस कैसे डिकम्पोज हुआ है, और हमें पता कैसे चलेगा कि कितने बिट्स का एड्रेस यहाँ पे आना है, यहाँ पे 2 बिट्स क्यों लिए हैं, वगैरह वगैरह। तो आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। आपके पास वैलिड है, टैग है और डेटा है, ठीक है। तो एक कैश लाइन के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और आप लेट्स से आपके पास कैश ब्लॉक का साइज जो बन रहा है वो है 64 बाइट्स का। कि जब भी आप कोई चीज़ रेफरेंस करते हो ना, तो आप उसके सराउंडिंग नेबरहुड के अंदर 64 बाइट्स चुक के ले आते हो, ठीक है। ताकि वो टेम्पोरल लोकेलिटी, सॉरी टेम्पोरल कह रहा हूँ, स्पेशल लोकेलिटी को हम एक्सप्लॉइट कर सकें। तो जितना ज़्यादा आपके पास डेटा आप उठा के लेके आ रहे हो, उतने ज़्यादा बिट्स आपके उनको इंटरनली रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल हों, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा के अंदर 4 सेल्स हैं, तो आपको कितने बाइनरी डिजिट्स चाहिए? 2 चाहिए खाली। तो 0 0 जो है वो इस वाले की बात कर सकते हैं, लेट्स से लेफ्ट वाले की। 0 1 इसको कह दिया, 1 0 इसको कह दिया, और 1 1 इसको कह दिया। इसी तरह से लेट्स से आपके पास डबल है, आप कहते हो 8 है। 8 सेल्स आप उठा के लेके आ रहे हो जब भी आपने कुछ लेके आना है। तो इनको इंटरनली रेफरेंस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 0 0 हो गया। वैसे यहाँ पे मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 कर देना चाहिए, ये लो, ताकि थोड़ी लॉजिकल ऑर्डर में रहे। यहाँ पे 0 0 से शुरू हो रहा है, 0 0 0 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 1 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बन गया सारा। खैर, तो इनको आपने देख लिया कि जब 8 होंगे तो आपको रेफरेंस करने के लिए 3 बिट्स चाहिए। तो आप अपने एड्रेस के आखिरी 3 बिट्स ट्रंकेट कर लोगे कि यार वो तो इन बाइट ऑफसेट्स के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आपको एक जनरल फार्मूला चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर 64 आ गए तो कितने बिट्स बनेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आप लॉग ले सकते हो विद बेस 2। क्योंकि देखो, 2 पावर ऑफ 6 रिप्रेजेंट 64 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो अगर आपने इसका उल्टा करना है तो आपको होगी लॉग बेस 2 ऑफ 64। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ यहाँ पर। 64, अच्छा इसलिए मैं प्रोग्रामिंग मोड पे किया हुआ, साइंटिफिक पे आ रहा हूँ। 64 लॉग डिवाइडेड बाय 2 का लॉग। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि इसके अंदर ये बेस 10 वाला लॉग रहता है, तो मैं बेस 2 वाले लॉग में कर रहा हूँ। अच्छा खैर, तो ये आपके पास 6 आंसर आता है,
ठीक है, तो इससे पता चलता है कि 6 बिट्स होंगे। इसी तरह अगर आपके पास 128 बिट्स यूज़ हो रहे हो, 128 बाइट्स आ रहे होते हैं, उनको रेफरेंस करना होता है, तो आपको 7 बिट्स चाहिए होता है। तो होपफुली अब कभी आपको ऑफसेट कैलकुलेट करते हुए मसला नहीं होगा कि कितने बिट्स ऑफसेट में लगेंगे। ठीक है, आगे बस बात ये है कि आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें से आपने उतने बिट्स सेपरेट करके रख ली कि ये ऑफसेट है, और बकाया को आपने सेपरेट करके रख लिया कि ये टैग है। ठीक है, आगे लुकअप मैकेनिज्म की बात है। अगर हम थोड़े से अब हार्डवेयर में आए, ये तो हमें ऊपर ऊपर से समझ आ गया कि आपने सारे ही चेक करना है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन समझता है। ठीक है, आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास लेट्स से इस स्टेट में एक 256 बाइट्स की रैम है। ठीक है, फुली एसोसिएटिव। तो सबसे पहले आपको हर रो के टैग के साथ आपने कंपेयर करना होगा और हर रो के वैलिड को देखना होगा। तो मैंने ये जनरलाइज नोटेशन में वी आई और टैग आई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जितनी रोज हैं उतनी तारे जाएंगे। और नोट करो मैंने खाली 4 के लिए बनाया, लेकिन यूजुअली कोई 64 रोज होंगे इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा तारे निकल रही होंगी इसमें से। तो जितना ज़्यादा आपकी बड़ी कैश होती जाएगी उतना अनफीजिबल होता जाएगा। मेरी बात का मकसद यहाँ पे यही है सिर्फ। ठीक है, तो आपने ये मैंने रफ सी बनाई हुई है, मैंने फॉर सम रीज़न इनकोडर को मक्स वाले सिंबल से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये बस डीएलडी मैंने अप्लाई की हुई है। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली बातों में हम चले जाते हैं थोड़ा सा, आर्किटेक्चर की जगह ये फाइन डिटेल्स में हम आ रहे हैं, लेकिन इसका बस हमें पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने इस्तेमाल करनी है और आपने बेस्ट डिसीजन लेना है कि कौन सी कब इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फुली एसोसिएटिव कब यूज़ करनी है, डायरेक्ट मैप कब यूज़ करनी है वगैरह। तो अगर आपके पास एक छोटी कैश है तो कोई मसला नहीं है, 4 4 लाइनें निकाल दी, बात ही खत्म। इसके अंदर मैंने बना के दिखा दी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा होती है तो आपको मसला होता है। अगर ये आप फ्लो समझना चाह रहे हो क्या हो रहा है, बेसिकली ये एंड गेट है जो वैलिड बिट चेक कर रहा है और साथ चेक कर रहा है कि क्या एक कंपैरेटर लगा हुआ है और वो देख रहा है कि एड्रेस जो मैं चाहता हूँ और जो इस स्पेसिफिक रो का टैग है क्या वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब एक्चुअली आपके पास ये जो हार्डवेयर का यूनिट है ना, ये आपके पास जितनी रोज हैं उतने लगे होंगे अगर आप एक क्लॉक साइकिल में इसको रन करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा से सीरियली लगे होंगे। तो ये टैग ऑफ रो ज़ीरो, टैग ऑफ रो वन, टैग ऑफ रो टू, और ये सारे कंपेयर हो रहे हैं ओरिजिनल टैग के साथ। ठीक है, जो आप जिस मेमोरी एड्रेस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। और फिर इनमें से ऑब्वियसली कोई एक ही हिट हुआ होगा क्योंकि आप ही रख रहे हो, आपने खाली एक ही जगह पे रखा होगा। ये नहीं है कि आपने 2 डुप्लीकेट्स रखे हुए हैं। तो इनमें से कोई एक ऑन होएगा, उसको मैंने इनकोडर में डाल दिया ताकि मुझे एक बाइनरी नंबर मिल जाए उसका इंडेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर मैंने आगे जाके मक्स में वो सिलेक्शन लाइंस के तौर पे यूज़ कर लिया ताकि वो डेटा उस मक्स के अंदर से सिलेक्ट हो जाए कि कौन सी वाली रो का डेटा मैं और ऑब्वियसली चेक करने के हिट हुआ भी था या नहीं, तो वरना गार्बेज आ रहा होगा यहाँ पर। खैर, अच्छा, तो टू समराइज, फुली एसोसिएटिव का फ़ायदा ये है कि आप जो मर्जी जहाँ मर्जी रख देते हो। ठीक है, तो आपका हिट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जो रिसेंटली एक्सेस हुआ था खाली आप उसको देख रहे हो, आपने कोई एक्स्ट्रा लिमिटेशन नहीं लगाए हुए। लेकिन उस ना लिमिटेशन लगाने की वजह से मसला ये आ रहा है कि हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा बड़ी रैम होगी, बड़ी कैश होगी, उतना ज़्यादा मसले होंगे। उसके अलावा ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये टेबल लोकेसाइड बफर्स में यूज़ होता है। वो हम बाद में बात करेंगे जब टीएलबीज़ का टॉपिक आएगा, वर्चुअल मेमोरी वगैरह के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि ये इस्तेमाल ही नहीं होता। ठीक है, ये होता है लेकिन एक्सेप्शनली छोटी कैशेस में होता है। उसके बाद है डायरेक्ट मैप्ड कैश। डायरेक्ट मैप्ड कैश जो होती है उसके अंदर हर चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल लोकेशन होती है कि अगर मैं कोई, आपके पास रैम है ना, यहाँ पे पूरी मेमोरी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, आपकी कैश की लिमिट से ज़्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे 0 1 से लेके ये चल रहा है 10 23 तक, और ये कोई आपके पास खाली 0 से 4 तक चल रही है, 0 1 2 3। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास 10 24 ब्लॉक्स हैं, एक तरफ आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं। तो बेसिकली ये कर रहा है कि अगर ये वाला ब्लॉक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इधर मैप हो सकता है, आप इसको कभी भी इस स्लॉट में नहीं रख सकते। इस तरह से आप एक पैटर्न में ना करते जा रहे हो कि ये वाला खाली इधर हो सकता है, ये वाला इधर हो सकता है, ये वाला इधर हो सकता है, और जब खत्म हो गए तो आप वापस ऊपर से शुरू हो गए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपने जब भी कोई मेमोरी एड्रेस चेक करना होगा ना, आपको सर्च करते हुए कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ये वाला देखना है कि क्या कैश में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रो चेक करनी होगी। ठीक है,
अब इसको इंश्योर करने के लिए आप टैग के बिट्स को भी तोड़ देते हो, ठीक है। तो डेटा ऑफसेट तो हो गई, उसके अलावा हम ना टैग को भी, टैग का एक जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ना, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं इंडेक्स के तौर पे कि कहाँ पे रखना, ठीक है। तो अगर आपके पास 8 सेल्स हैं तो फिर आपको लॉग बेस 2 8 बिट्स जितने बनते हैं, यानी 3 बिट्स, उतने आप महसूस कर लेते हो कि ये डिटरमिन करेंगे कि अगर है तो कहाँ पे होगा। और जो बकाया बिट्स हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर के लिए यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस एक सेल के अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती हैं, इसके अंदर 0 0 भी आ सकता है, 4 वाला भी आ सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 1 वाला आ सकता है और 5 वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो आ सकती हैं, तो उसके अंदर फिर भी आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, लेकिन अब आपको कम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये लोअर बिट्स अगर सेट होंगे तो ही हम यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है, ये आपके सामने एक ऐसी कैश है जिसके अंदर ब्लॉक साइज 32 बाइट्स का, 64 रोज हैं आपके पास, ठीक है, और 32 बिट फिजिकल एड्रेस है। तो अब अगर हम इसकी एड्रेस डीकॉम्पोजिशन की बात करें, तो हम अपने ब्लॉक साइज की बेसिस के ऊपर कैश कैश लाइन साइज या कैश ब्लॉक साइज की बेसिस पे हम ऑफसेट निकाल सकते हैं कि इंटरनली एक ब्लॉक के अंदर रेफरेंस करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे, जैसे मैंने पहले बात की थी। उसके अलावा इंडेक्स के हमने बिट्स ऐसा निकाले हैं, ये जो आप पर्पल में देख सकते हो लेफ्ट साइड पे, इंडेक्स जो है ये 64 तक जा रहा है, ठीक है, 0 को इंक्लूड कर लो अगर, तो 64 रोज हैं। तो इन 64 रोज को यूनिकली रेफरेंस करने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए होंगे? 5 बिट्स चाहिए होंगे, फिर से लॉग बेस 2 किया मैंने। तो आ, अब जो बकाया आपका हिस्सा बच गया आपके 32 बिट एड्रेस का, वो बचता है कोई मेरा ख्याल है 23 बिट्स। जो बकाया 23 बिट्स हैं वो आपके टैग बिट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एड्रेस डिकम्पोजिशन करते हैं। तो क्विज़ेस में मेरे काफ़ी ज़्यादा लाइक यही आए हुए थे, 2 बार 2 3 बार यही चीज़ आई थी, असाइनमेंट में भी यही आई हुई थी। तो ये आपको पक्की आनी चाहिए। उसके अलावा लुकअप मैकेनिज्म इसका क्या होगा? लुकअप मैकेनिज्म ये है इसका कि अब आप खाली एक बार कंपैरेटर लगा रहे हो, आपको अब 10,000 कंपैरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक कंपैरेटर ले रहे हो और आपने कोई मक्स मुक्स लगाए हुए हैं और आप उसी को रीयूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सीन है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने वो एक आध मक्स स्किप किया हुआ है, बट लाइक वो भी लगा होगा, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल्स ऑब्वियसली। खैर, तो इसका बेसिकली बात का मकसद है कि हार्डवेयर कम चाहिए, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर एक मसला आता है, मल्टीपल जो है ना वो एक ही डब्बे के लिए compete कर रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इस वाले डब्बे की डिमांड ज़्यादा हो और इन वाले की डिमांड कम हो। लेट्स से आपके पास ये सारा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार इसी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है, एक पूरी केस स्टडी लेके फिरते हैं। आपके पास एक 16 बाइट की कैश है, ठीक है। अब 16 बाइट की कैश का क्या मतलब है कि ये टोटल इसके अंदर एक वक्त में जो डेटा होगा ना वो मैक्सिमम 16 बाइट्स का स्टोर होगा। तो इसके अंदर कैश ब्लॉक साइज 4 बाइट्स का है, तो इसलिए 16/4 बनती ही पॉसिबली खाली 4 रोज है। तो 4 रोज हैं, 4 बाइट्स का डेटा ईच, ठीक है। और आपके पास लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी आपके पास आ, मैंने यहाँ पे 4 बिट्स लिखना था, मैंने 2 बिट्स लिख दिया हुआ है। तो आपके पास नहीं नहीं, मैंने टैग आपके पास मिस करो, इसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो ऑफसेट आपका इसीलिए 2 बिट्स होगा क्योंकि आपके डेटा 4 बाइट्स का है। इंडेक्स आपके 2 बिट्स इसलिए होंगे क्योंकि आपकी इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है, तो वो भी 2 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाते हैं सारे। और जो बकाया रिमेनिंग आपके एड्रेस के जितनी भी बिट्स बनती है ना वो आपकी टैग की बिट्स होगा। तो ये मैंने हेक्स के अंदर कुछ एड्रेसेस लिखे हैं, वो क्या क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। बाद आ गई ये। अच्छा, ये हमारे पास कुछ असेंबली का कोड है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट साइड पे हायर लेवल लैंग्वेज का कोड भी लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास एक सिंपल लूप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप कोई चीज़ चेक कर रहे हो, जो आप बार बार लेट्स से कोई आप अरे में कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है। आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि अरे के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए, लेट्स से आप लाइक लिनियर सर्च कर रहे हो। तो मोस्ट केसेस ऐसे होंगे कि आपका ये अंदर वाला इफ टेस्ट हो रहा है लेकिन उसकी बॉडी नहीं चल रही,
ठीक है, लेट्स से इसकी बॉडी में 2 लाइनें आती हैं, ये 0x108 और 0x106। तो ये 2 लाइनें हैं जो नहीं चल रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये नहीं एक्सेस होनी, तो कैश भी नहीं होएंगे। अब होगा यूं कि इस लूप के अंदर 0100, 0104, 0110 इस ऑर्डर में बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो पहले चला 0100, फिर 0104, फिर 0110, फिर उसके बाद शुरू से फिर यही चलता जाएगा जब तक उसको मिल नहीं जाता। और लेट्स से बहुत बढ़िया रहा है, मिल नहीं रहा अभी, ठीक है? ये सिचुएशन है हमारे सामने। तो अगर हमारे पास खाली आपको पता है कि एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की होती है, तो एक ब्लॉक के अंदर इस वक्त खाली एक इंस्ट्रक्शन आ पाएगी, ठीक है? तो इतनी हमें बात समझ आ गई है। उसके बाद हमने टैग भी देख लिया, फिर क्या होगा? एक सेकंड, मैंने वो टैग की डिटेल्स सही से आई थिंक लिखी है या नहीं लिखी? टैग आई गेस इस तरह से कर लो, इंडेक्स के बिट्स बीच में आ रहे हैं, तो वो बाद में खुद ही देख लेना। ओके बेटा, बस ये है कि यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको, हेक्स से पहले बाइनरी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। ये वैल्यूज़ को इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन ये बस इंडिकेट करिए कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो लेट्स से इस वक्त आपके कैश के अंदर ये पहली वाली इंस्ट्रक्शन कैश हुई हुई है, ये 1000, ठीक है? उसके बाद आपके पास अगली बार रन होती है 110, ये हो गए कैश मिस, क्योंकि इसका जो इंडेक्स बन रहा है ना, वो इंडेक्स 0 ही है, सही है? तो अब वो आएगा और ये 100 जो ब्लू में है इसको रिप्लेस करके 110 ले आएगा, तो ये एक मिस हो गया। अगली बार चलेगा, अब उसको 100 चाहिए, तो अब वो फिर से मिस होएगा। तो ये आगे सारी कैश पड़ी है, 2 और 3 वाले डब्बे इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन वो उस एक डब्बे के पीछे कंप्लीट करी जा रहा है, और उसकी वजह से आपको बार बार मिस पड़े जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं थ्रैशिंग। ये ओएस में भी हमने बात की थी। ये टर्म ना भी पता हो कोई मसला नहीं, आपको बस ये नुकसान पता होना चाहिए क्या है, ठीक है? तो इसकी वजह से ना, इन समरी हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट मैप के अंदर हिट रेट कम हो जाता है, यानी मिस रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? मोर फ्रीक्वेंटली आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे होगे और आपको अपनी कैश में नहीं मिलेगा। तो एसोसिएटिविटी एक अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम एसोसिएटिविटी हो, लेकिन हम इतनी भी नहीं चाहते कि हमारी हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड होता है फिर हमारे पास, वो है एन वे सेट एसोसिएटिव। तो एन वे सेट एसोसिएटिव कैश के अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके पास डायरेक्ट मैप की तरह ही है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि कहाँ पे रखी जा सकती है कोई चीज़, लेकिन आप फिर भी कोई ऑप्शंस छोड़ रहे हो। तो आपके पास जो डायरेक्ट मैपिंग हो रही है ना, उसके अंदर आप फिर भी ऑप्शंस छोड़ रहे हो कि अब आप मैपिंग ब्लॉक्स की नहीं कर रहे, आप सेट्स की कर रहे हो, और सेट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बारे में हम एक सवाल बाद में देख लेंगे असाइनमेंट का, वरना इसके अंदर कुछ भी इतना खास डिफरेंट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कैश डिज़ाइन एलिमेंट्स आते हैं। हमने बात कर ली थी कैश डिज़ाइन के जो 4 क्वेश्चंस थे। उसके अंदर हम प्लेसमेंट पॉलिसी और लुकअप पॉलिसी की बात कर रहे थे, उसके अलावा रिप्लेसमेंट पॉलिसी की भी बात थी। उसके अलावा एलोकेशन पॉलिसी और राइट पॉलिसी भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं? रिप्लेसमेंट पॉलिसी ये है कि लेट्स से आपने कुछ मिस कर दिया है, जो अब आप, अच्छा बेसिकली मैं अगर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँ ना, तो एक सिंपल तरीन के अंदर आपकी एलोकेशन पॉलिसी ये होगी कि अगर मिस हो गया तो आप उसको कैश कर लो कि अगली बार चाहिए होगा। कभी कभी ये नहीं चाहिए होता हमें, कभी कभी ये एक बुरा डिसीजन होता है कि हो सकता है कि आप रैंडम ऑर्डर में कुछ एक्स्ट्रा बुलशिट एक्सेस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी पूरी कैश भर गई, ठीक है? पूरी कैश भर गई है, भर गई है, और उसकी वजह से जो यूजफुल चीज़ें थी जो थोड़ी देर पहले आपने एक्सेस की थी, लेट्स से इसके लिए आप ये कह सकते हो वाई एक्सेस कोई लोकेशन है और एक्स एक्सेस टाइम है, ठीक है? आप इन वाली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कर रहे थे पहले, थोड़ी देर के लिए आप एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सेस करना शुरू करते हो, फिर से आप अपनी वापस उन्हीं चीज़ों को एक्सेस बार बार करी जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये होगा कि आपकी कैश भर जाएगी इन चीज़ों से, फालतू चीज़ों से।
तो कभी-कभी हमें ये नहीं चाहिए होता बिहेवियर, लेकिन जब भी आप करोगे आपकी डिफ़ॉल्ट असम्पशन ये होगी कि अगर मिस मिस हुआ ना, तो आपने कैश में वो चीज़ एलोकेट करनी है। तो आपके पास रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर के अंदर जब भी कोई चीज़ आएगी वो कैसे आएगी, वो इस पाइपलाइन के थ्रू आएगी। अभी हम कोई कैश बाईपासिंग वगैरह कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, ये इस पाइपलाइन के थ्रू आएगी, ठीक है। सीपीयू रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ L1 कैश से और उसको किसी का नहीं पता, ठीक है, वो कभी भी इसको बाईपास नहीं कर सकता। तो हमारे कोर्स की हद तक यही है, ठीक है। इस तरह से ओके। तो अब हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो रिप्लेसमेंट आपको कब करनी पड़ेगी? रिप्लेसमेंट तब करनी पड़ेगी अगर आपका कुछ मिस हो गया और आपकी रैम आपकी कैश पूरी है, भरी हुई है। क्योंकि अगर आपके पास एम्प्टी स्लॉट्स हैं, वी बिट ऑफ है, तो सीधा सीधा ना कि चलो ठीक है यहाँ पे रख दिया, बात खत्म, ठीक है। अभी मैं फुली एसोसिएटिव की बात करूँ, हम सेट एसोसिएटिव वगैरह की बात नहीं कर रहा। तो अगर एक फुली एसोसिएटिव कैश है आपके पास, अगर पूरी भरी हुई है, तो आप क्या करोगे? एक अप्रोच है कि आप ना कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर लेते हो, स्पेशल बिट्स, जो बताते हैं कि वो रेफरेंस कब हुआ था। इसको आप रेफरेंस बिट्स कहते हो, और ये बाय डिफॉल्ट सारे जीरो होते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन ये थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन जो एक कॉमन पैटर्न आप देखोगे वो ये है कि जब भी आपने कोई इस चीज़ को रेफरेंस किया ना फिर से, तो आप इसको वन सेट कर दोगे। फिर उसके बाद आपने इसको एक्सेस किया, आप इसको वन सेट कर दोगे कि यार ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये रीयूज़ हुआ था। तो अगली बार आप जब रिप्लेस करोगे, आप उन चीज़ों को रिप्लेस करोगे जो रीयूज़ नहीं हुई थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके भी नुकसान हो सकते हैं, इसके भी फायदे हैं, कभी कभी इसका ऑपोजिट हमें चाहिए हो सकता है। तो वो आपके वर्कलोड के लिहाज से है कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो एक हमारे पास है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेशंस के ऊपर काम करता है, क्योंकि हम यूजुअली फीजिबल नहीं होता कि आप पूरा टाइम स्टैम्प रखो, या आप एक काउंटर चलाते हो कि मैंने इसको सबसे पहले किया था, इसको फिर किया था, फिर इसको मैंने किया था एक्सेस, फिर मैंने इसको एक्सेस किया था, तो आप उसके बाद फिर सब मतलब मिन निकालो इसमें से वगैरह। वो अक्सर बार फीजिबल नहीं होता, तो उसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन कॉमन ये है LRU के लिए। तो एक कॉमन पॉलिसी आपकी होगी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और आप उसको रेफबिट्स के साथ इंप्लीमेंट करोगे। एक और हो सकती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले आया था आप उसका लॉग रखना शुरू कर दो, और आप उसकी बेसिस के ऊपर क्यू से निकालते जाओ कि यार आपको बड़ी देर होगी, आपका काम हो गया होगा, आप निकल जाओ, ठीक है। इस तरह से उसके अलावा एक और है रैंडम सिलेक्शन, कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी नहीं है, आपको जो बस कोई भी रैंडमली पकड़ लिया, ठीक है। उसके अलावा एक सीडो LRU है, जो लाइक मजीद अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर काम करता है, और वो बस उसके लिए लाइक ट्रीज वगैरह भी होते हैं वगैरह वगैरह, वो बस तेज LRU है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर आपको अगर कैश के अंदर रोज ज़्यादा है, आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, सारे रेफ बिट्स देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आपके पास जो भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी यूजुअली LRU होगी। आपको पेपर में इस तरह से आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि सिमुलेट करो कि कैश के अंदर ये मेमोरी एक्सेस हो रहे हैं, तो एंड पे कैश की स्टेट क्या होगी और कितने मिसेज हुए हैं। तो उसके अंदर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वाली रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो उस केस में आपने हमेशा अज्यूम करनी है LRU, ठीक है। उसके अलावा एलोकेशन पॉलिसी की बात है। अब एलोकेट हम कब करेंगे, कैश में कोई चीज़ कब लाएंगे? तो एक तो है कर सकते हैं, ये जो सबसे कॉमन चीज़ है ना वो है एलोकेट ऑन रीड, ठीक है। ऑन रीड आपने हमेशा एलोकेट करना है, ये एक आपकी पॉलिसी सेट हो गई है, ऑन रीड एलोकेट, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि हम कैश बाईपासिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रमोशनल एलोकेशन टेक्निक्स हैं, वो इससे डिफरेंट है, वो कोर्स से थोड़ा बाहर जा रहा है, ठीक है। जो ज़्यादा मैटर करता है ना वो ऑन राइट क्या बिहेवियर है, क्या आपने ऑन राइट एलोकेट करना है या नहीं करना, ये मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नो भी हो सकता है, ये यस भी हो सकता है, हमारे कोर्स के अंदर रहता रहता है, मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो कुछ भी हो सकता है। ऑन राइट एलोकेट, अच्छा, अगर आप ऑन राइट एलोकेट नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं राइट अराउंड, ठीक है। तो अगर ये नहीं आप कर रहे हो कि आप राइट कर रहे हो लेकिन आप कैश में नहीं लेके आ रहे, आप डायरेक्टली मेमोरी में लिख रहे हो, बाईपास कर रहे हो करना, तो उसको कहते हो राइट अराउंड, कि आप लाइक कैश के अराउंड जाके कर रहे हो, क्योंकि कैश में नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है।
अब उसके अलावा कुछ और सेट ऑफ पॉलिसीज हैं, राइटिंग पॉलिसीज। वो बताते हैं कि अगर कैश में पड़ा हुआ है कोई चीज़, तो अगर पड़ी हुई चीज़ और उसको आप राइट करो तो क्या होगा। तो पहले जो हम बात कर रहे थे राइट अराउंड वगैरह वाली या ऑन राइट एलॉक वाली, वो तब था कि अगर नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा हुआ है आपके पास कैश में, कैश हिट होता, तो तब क्या करोगे। तो उसके अंदर आपके पास दो मेजर ऑप्शंस हैं, वो है राइट थ्रू और राइट बैक। ठीक है। तो राइट थ्रू ये करती है कि आपके पास ये एक L1 कैश है, ये एक L2 कैश है, उसके नीचे आपकी L3 कैश होएगी और उसके नीचे आपकी रैम होएगी। ठीक है। तो लेट्स से ये कुछ इस तरह से आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपकी ये आपकी रैम है। ठीक है, रैम, और ये आपका सीपीयू है। अच्छा, ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। तो राइट थ्रू के अंदर ये होता है कि अगर आपने कुछ भी राइट करना है ना, आप इसको कहोगे राइट करें, और इसने इसको कहना है कि राइट करें, और इसने इसको कहना है कि राइट करें, और इसने इसको कहना है। ठीक है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा और कॉन्फर्मेशन आ जाएगी कि हो गया, उसके बाद जाके आप अपना काम कंटिन्यू करोगे। तो बेसिकली इसमें नुकसान ये है कि कैश का कोई फायदा तो हो नहीं रहा राइटिंग में, आप एक्स्ट्रा बल्कि स्टेप्स ले रहे हो। मतलब अगर कैश ना होती ना, तो सिंपल सा था कि आप बस रैम के अंदर राइट कर दो। स्टॉल साइकिल्स तो लग रहे थे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब इसके अंदर और ज़्यादा आप काम कर रहे हो। तो ये राइट थ्रू था। अब इसका एक हल ये है, इसको थोड़ा सा सैल्वेज करने के लिए लोगों ने ये किया कि उन्होंने इसके बीच में एक और चीज़ डाल दी। इन्होंने डाल दिया एक राइट बफर। अब राइट बफर का ये काम है कि वो एक क्यू के अंदर कुछ ऑर्डर्स लेके खड़ा हुआ है कि ये राइट करना है, ये राइट करना है यहाँ पे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसके पास चीज़ें हैं कि ये यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे राइट करना है। ये क्यू बनी हुई है और इस तरह से सर्विस हो रही है। यहाँ से कुछ पॉप होता है और फिर वो L1 को कहता है और फिर वो कहता है, और ये सारा कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है। सीपीयू का सिर्फ ये काम है कि उसने राइट बैक तक कहना है, उसके बाद वो भूल जाए। उसने कोई स्टॉल साइकिल वगैरह का इंतजार नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा वेटिंग नहीं कर रहा। तो ये राइट थ्रू विद राइट बफर स्ट्रैटेजी है। ठीक है। उसके अलावा जो एक और अप्रोच है वो है राइट बैक। उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम इतनी लंबी हर बार साइकिल चलाने की जगह ना, हम सिर्फ और सिर्फ नीचे तब भेजते हैं जब इवेक्ट हो जाए। तो अगर आपके पास सीपीयू है, वो भेजेगा अपनी L1 कैश के पास सीधा। ठीक है। उसने इसको कह दिया। अब इस कैश ने ये करना कि इसने ट्रैक रखना है कि क्या क्या अपडेट हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो उसके लिए इसके पास एक स्पेशल बिट होती है, उसको कहते हैं डर्टी बिट, कि क्या ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये 1 है ना, इसका मतलब है कि मिसमैच है इसकी स्टेट का जो यहाँ पे पड़ी हुई है, और जो रैम में इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस टैग के कॉरस्पॉन्डिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जब ये रिप्लेस होएगी और यहाँ से कट जाएगी ना, सिर्फ तब जाके लोअर लेवल में रिक्वेस्ट जाएगी कि इसको राइट करो, और इस तरह से प्रोपोगेट होता जाएगा। ठीक है। ये यूजुअली अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आपके पास अब मॉडर्न डे के अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं, और L1 और L2 डेडिकेटेड है और L3 डिफरेंट है, L3 शेयर्ड है। तो अगर आप वो इंटेल वाले प्रोसेसर की बात करो यहाँ पे, तो लेट्स से आपकी मल्टीपल कोर्स एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, जो कि रेयर है वैसे, लेकिन अगर कर रही हैं तो यू माइट बी अ लिटिल बिट कॉट। ठीक है। क्योंकि फिर कैश कोहेरेंसी के मसले आना शुरू हो जाते हैं। उसकी डिटेल्स इस कोर्स के स्कोप से बाहर रहने का। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कैश डिज़ाइन की। अब हमें क्या पता चला, आपने अगर कोई भी कैश की बात कर रहे हो, उस कैश के डिज़ाइन करने वाले ने कुछ डिसीजंस लिए होंगे। सबसे पहला कि प्लेसमेंट पॉलिसी क्या है, और अगर प्लेसमेंट पॉलिसी डिफाइन होगी, उसी की बेसिस पे लुकअप पॉलिसी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, कि किस तरह से लुकअप करना। तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस थी, फुली एसोसिएटिव, डायरेक्ट मैप्ड, और जो ज़्यादा यूज़ होती है एन वे सेट एसोसिएटिव। उसके बाद रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूजुअली LRU, सीडो LRU होगी। बड़ी वालियों के लिए यूजुअली सीडो LRU होती है रियल सिस्टम्स के अंदर। और भी कुछ एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होएगा। उसके अलावा एलोकेशन पॉलिसी। एलोकेशन पॉलिसी जब हम बात करते हैं, यूजुअली ऑन राइट बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कैश में नहीं पड़ी हुई, लेकिन आप राइट कर रहे हो, तो क्या उसको एलोकेट करना है या नहीं करना।
इस तरह की चीज़ें आप आंसर कर रहे होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा राइट पॉलिसी है जिसके अंदर आप बताते हो कि अगर राइट हो रहा है किसी कैश में पड़ी हुई चीज़ का, तो उस केस में क्या करना। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छी ऑप्शन मेरे ख्याल में, जो मेरी प्रेजेंटेशन से पता चल ही गया होगा कि मुझे कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, राइट थ्रू विद राइट बफर। ठीक है, तो उसके अंदर यही है, काफ़ी सिंपल है। अच्छा, अब अगर हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस की बात करें, ये हमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैश का साइज 16 किलो बाइट्स है, यानी 2 पावर ऑफ 14 बाइट्स, और आपके ब्लॉक का साइज ना, एक कैश लाइन का साइज है 2 पावर ऑफ 5 बाइट्स, यानी 32 बिट्स थी। ठीक है, और आपको जो एड्रेस है ना, वो है 32 बिट का। तो सबसे पहली चीज, हम ब्लॉक साइज की बेसिस के ऊपर ऑफसेट बिट्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम कैश साइज और कैश ब्लॉक के साइज को डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे सील होना चाहिए, खैर जो भी। उसके अलावा सील होना चाहिए वैसे, हाँ, क्योंकि वो फिर इम्परफेक्ट ब्लॉक्स भी होंगे, या फिर वैसे शायद वो ना ही करें। वैसे कभी आएगा नहीं, यूजुअली हमेशा 2 की पावर्स में होते हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, खैर, 2 पावर 14 - 5 ब्लॉक्स हमें मिल गए, मतलब 2 पावर ऑफ 9 ब्लॉक्स हैं। इससे पता ये चलता है कि आपके पास 9 इंडेक्स बिट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स को अ, ये सारे ब्लॉक के कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बिट्स चाहिए। ठीक है, खैर, अच्छा, और जो रिमेनिंग आपके पास 32 में से माइनस होके बच रहा है, वो आपके टैग बिट्स। तो ये हमने एड्रेस डिकम्पोजिशन कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ था कि लेट्स से आपके पास ये कैश पड़ी हुई है, और ये कैश है क्या नाम है अपनी, फुली एसोसिएटिव, ये डायरेक्ट मैप नहीं है। तो उस केस के अंदर आप ना थोड़ा सा नहीं, अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट मैप थे, मैं रिटार्डेड हूँ इसलिए इंडेक्स है, डायरेक्ट मैप कैश है। तो डायरेक्ट मैप कैश है इन डिटेल्स के साथ, और आपको कहा हुआ है कि ये 10 मेमोरी रेफरेंसेस हुए हैं, कि सबसे पहले एड्रेस 0 को रेफरेंस किया, फिर 8, फिर 10, फिर 18, फिर 20, फिर 28, 30, 38, 40, 48, इनको किया है एक्सेस। ये हेक्स में नहीं है, मैं तो ऑब्वियसली आपको कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी काफ़ी ज़्यादा। तो आपने इसको ड्राई रन करना है, कि आप कंप्यूटर की तरह ना इसको रन करो, और बताओ कि हर पॉइंट के ऊपर कैश के अंदर कितने क्या क्या होगा, क्या हिट हो रहा होगा, क्या मिस हो रहा होगा, और एंड पे हिट रेट बता दो। ठीक है, और फाइनल स्टेट ऑफ द कैश वो दे दो, कि कहाँ पे क्या पड़ा होगा। तो आ, अच्छा, अब ये जो है, मैंने जो नोटेशन यूज़ की है, मैंने बेसिकली ये किया, मैंने एड्रेस को सबसे पहले टैग और इंडेक्स बिट्स में डिवाइड करके लिख लिया, ताकि सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मुझे अगर इंडेक्स पता है, तो मुझे पता है कि कहाँ पे मैंने चेक करना है अपनी कैश के अंदर। तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं ऐसे करता जा रहा हूँ, और ये कैश कंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्ली कुड हैव बीन बेटर, मतलब ये सर का बताया हुआ तरीका नहीं, मैंने किया हुआ था। और साथ मैंने बेसिकली बता दिया टैग बिट्स क्या हैं, और क्या नाम है अपना, इंडेक्स बिट्स क्या हैं। मैंने टैग कॉमा इंडेक्स के ट्यूपल्स लिखे हुए हैं इनफैक्ट। हाँ, तो इस वक्त मेमोरी में क्या है वगैरह वगैरह। तो आपने इस तरह से देखते जाना कि कब मिस हुआ है, जब मिस हुआ है उससे अगली वाली की बारी, आपने ऑब्वियसली कैश में वो चीज़ डालनी होगी, फिर आप उस एड्रेस को देखोगे क्या ये हिट हुआ है या मिस हुआ है, और इस तरह से आप चलते जाओगे। एंड पे हमें पता चलता है कि इसका 70% हिट रेट है। क्वेश्चन 3 है एन वे सेट एसोसिएटिव। अब ये डायरेक्ट मैप की तरह ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैश साइज दिया हुआ है, ब्लॉक साइज दिया हुआ है, एड्रेस साइज दिया हुआ है। तो ऑफसेट हम उसी तरह से निकाल देंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ सेट्स हम निकालेंगे डिवाइड बाय एन करके। तो अगर आपके पास 2 वे सेट एसोसिएटिव है, जो कि इस एग्जांपल में है, तो आप बस 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अब हर इंडेक्स के अगेंस्ट 2 ब्लॉक्स होंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कितने इंडेक्सेस के बिट्स होंगे, तो 8 बिट्स होंगे इंडेक्स के। आगे जाके मैंने उसी तरह से रिप्रेजेंट किया है थोड़ा सा, कि इंडेक्स 0 के ऊपर कौन कौन से टैग्स पड़े हैं, और मैंने एक अरे की, तो मैंने बस ट्यूपल थोड़ी और ज़्यादा ऑटिस्टिक बना दी है, वरना इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो कुछ और बातें हैं एक्स्ट्रा, कि अगर आपने कैश को ऑप्टिमाइज करना है, आपके पास क्या लेवर्स हैं। तो इसकी पहले भी बात हो चुकी है कि आप एम आर कम कर सकते हो, एम पी कर सकते हो वगैरह।
ये बातें हो चुकी हैं, बस एक ट्रेड ऑफ है कि अगर आप बात करो चलो यार मैं ना नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ा देता हूँ या मैं ब्लॉक साइज बढ़ा लेता हूँ, तो उसका क्या इफेक्ट होएगा? तो अगर आप ब्लॉक साइज बढ़ाओगे ना, तो ऑब्वियसली अगर कैश का साइज आप उतना ही रख रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि आपके पास 64 बाइट्स की कैश है और उसके अंदर एक ब्लॉक जो है ना वो लेट्स से 2 बाइट्स का है या 4 बाइट्स का कर, ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये बनता है 16। तो 16 आपके पास रोज होंगे। इन 16 रोज के ऊपर uh, इस स्टेट में आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक 16 है और साइज ऑफ ब्लॉक 4। लेट्स से आप ब्लॉक साइज बढ़ा लेते हो, लेकिन साइज अभी भी आपकी कैश का 64 बाइट्स, मतलब आप बस कन्फिगरेशन बदल रहे हो, आप हार्डवेयर नहीं बदल रहे। काइंड ऑफ हार्डवेयर भी बदलनी पड़ेगी वो उसको प्लेसमेंट पॉलिसी वगैरह लुकअप मैकेनिज्म मेंटेन करने के लिए, बट यू गेट माय पॉइंट। अच्छा, तो लेट्स से आप 4 की जगह कहते हो कि मैं 8 बाइट्स का रखूंगा। अगर आप 8 बाइट्स का रखोगे तो अब आपको 16 की जगह आपके पास कम हो जाएंगी ऑप्शन, आपको 8 स्लॉट्स मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन आप उसका नेबरहुड जितना उठा के लेके आ रहे हो ना वो बढ़ाते जा रहे हो, कि अगर आपने ये एक्सेस किया था तो आप उसके इर्द गिर्द वाली ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, ताकि अब आगे जब ये एक्सेस करना हो ये एक्सेस करना हो सारा कुछ हिट होता रहे। पास्ट अ पॉइंट आप इसको इतना बड़ा करोगे कि आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स बनना शुरू हो जाएगा। और एक और नुकसान हो रहा होगा साइमल्टेनियसली कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ नेबरहुड्स जितने आप कंटेन कर पा रहे हो ना वो भी कम होते जाएंगे। और एक तो पॉइंट ऐसा आएगा एक्सट्रीम पॉइंट जिसके अंदर सारा कुछ आप कर ही खाली एक बड़ा सा नेबरहुड स्टोर कर रहे हो, एक ही स्लॉट कर रहे हो एक वक्त में। तो उसका ग्राफ ये है। अब टिपिकली ब्लॉक साइज क्या रखा जाता है? टिपिकली ब्लॉक साइज रखा जाता है 64 बाइट्स, ठीक है। ये एम्पेरिकल रिजल्ट्स के थ्रू है, 32 से 128 के दरमियान में आप रख लो तो कोई मसला नहीं होता। आप ब्लॉक साइज बढ़ा रहे हो, मिस रेट कम होएगा, लेकिन पास्ट अ पॉइंट वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक लाइक मिनिमम है जो फाइंड की गई है। आ, उसके अलावा कैश के अंदर और कुछ खास है ना, ठीक है। अब हमें कैश की समझ आ गई है, अब थोड़ी सी मेमोरी की और बात करते हैं। काफ़ी बार ना हमें रैम भी कम पड़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें रैम में होनी चाहिए ना सूलन तौर पे, हम उसको भी डिस्क पे स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ओएस की रिवीजन करनी पड़ेगी कि हम वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल एड्रेसेस क्यों यूज़ करते हैं, उसके अलावा पेजिंग क्यों करते हैं हम, तो वो अलग टॉपिक्स हैं सारे। और वो ओएस स्लाइड्स के अंदर 138 से 212 तक हुए हैं। लेकिन अभी ये वीडियो लाइक घंटे की हो गई और अभी जीपीयू का टॉपिक पड़ा है, इसलिए मैं 1 साल पहले पढ़े हुए टॉपिक को फिर से नहीं एक्सप्लेन करने वाला। लेकिन लाइक जस्ट टू स्कैम, आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता ये होना चाहिए कि हम पेजिंग क्यों करते हैं। उसकी सिंपल आंसर ये रीलोकेशन, ठीक है। उसकी ये एक्सप्लेनेशन थी ओएस की पूरी वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास एक पॉइंटर है वो फिजिकल एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, जब वो अगली बार आगे पीछे होएगा स्वैप इन स्वैप आउट होके तो क्या नाम है, लेट्स से आपकी वो मेमोरी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई थोड़ी सी, कोई प्रोसेस आइडल थी वगैरह, तो आपके पॉइंटर सारे अभी भी किसी और जगह पे पॉइंट कर रहे हैं हम हवा में। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, शेयरिंग के लिए ज़रूरी होता है। फिर कुछ हार्डवेयर वाली चीज़ें हमने ओएस में 1 साल पहले डिस्कस की थी, मैं फिर से नहीं बता रहा। ये देखते जाओ बस आप, लाइक याद आता जाएगा पेजिंग क्या होती है, पेज टेबल्स क्या होते हैं। ये एक पूरा सवाल सॉल्व किया था हमने, फाइनल के अंदर भी आया था पिछली बार। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, पेज फॉल्ट्स क्या होते हैं वगैरह, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स कौन से हैं, तो ये है। अच्छा, अब जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो ये टेबल लोकेसाइड बफर कुछ होता है। हमने पहले ओएस में भी बात की थी लेकिन इतनी डिटेल में नहीं की थी। टेबल लोकेसाइड बफर यूजुअली एक फुली एसोसिएटिव कैश होती है, जो काइंड ऑफ स्मॉल होती है, और ये आप देख सकते हो कि इसने क्या नाम है, राइट बैक पॉलिसी यूज़ की हुई है, राइट थ्रू की जगह डर्टी बिट यूज़ कर रहा है। उसके अलावा इसने रिप्लेसमेंट पॉलिसी अपनी काफ़ी क्लियर है कि LRU यूज़ कर रहा है विद रेफरेंस बैक, ठीक है। तो वो पीरियोडिकली ओएस खुद ही इन सब बिट्स को ज़ीरो करता जाता है ताकि ये काइंड ऑफ अप टू डेट रहे, वरना सारे ही वन हो जाएंगे पास्ट पॉइंट। तो ये रीसेट भी होते रहता है बस साथ साथ एक फिक्स्ड स्केड्यूल के ऊपर। अच्छा,
अब मल्टीपल टीएलबीज भी हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास हायरार्किकल कैशेस होती हैं, आपके पास हायरार्किकल टीएलबीज भी हो सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि लाइक इंटेल की प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं मल्टी लेवल। तो बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है पेजिंग वगैरह जो आपका हार्डवेयर और ओएस के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, दोनों में आ जाता है, इसलिए ये इस कोर्स में भी है। तो हमने ये पहले कवर किया हुआ, मैं और टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आगे पैरेललाइज प्रोसेसिंग है। बेसिकली गेमिंग वगैरह की वजह से ना काफ़ी रिक्वायरमेंट हुई थी कि एक वक्त में कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें कर सके। तो ये एक सिंगल स्क्रीनशॉट है, एक सिंगल फ्रेम है एक गेम से, ठीक है, स्ट्रे है, ठीक है। इसके अंदर ये एक ग्राफिक पेंट करने के लिए इसको लाइट कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है, इसको फिजिक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, ठीक है, कि अगली स्टेट क्या होगी वगैरह वो देखना पड़ रहा है। ऑल साथ साथ ये सारा कुछ हो रहा है, और बैकग्राउंड में एक साउंड वाली मैनेजमेंट भी हो रही है, साथ आपके इवेंट लिस्टनर्स भी चल रहे हैं, आपके पास कीबोर्ड इंटरप्ट्स होते हैं उसको भी हैंडल कर रहे हैं, आप जो मूवमेंट के बटन्स दबा रहे हो, ये सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें एक वक्त में हो रही हैं। साथ प्रॉबली बैकग्राउंड के अंदर आपके और भी सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे और सिस्टम प्रोसेसेस चल रही होंगी। शायद आपने व्हाट्सएप डेस्कटॉप खोला हो, साथ बैक एंड के ऊपर नेटवर्किंग एक्टिविटी भी हो रही होगी, साथ साथ शायद गाने लगे हों तो वो भी प्ले हो रहे हैं। तो सीपीयू अकेला ये सारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको लाइक 1 फ्रेम पर सेकंड मिलेगा इसके ऊपर, जबकि मॉडर्न गेमिंग के अंदर आपसे लाइक 60 FPS या 144 FPS वगैरह एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। अब इससे इनिशियली इसकी मोटिवेशन यही थी, लाइक गेमिंग के अंदर ग्राफिक्स वगैरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके इसके एआई के अंदर भी यूसेजेस मिलने शुरू हो गए। तो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि किस तरह से हम यहाँ पे पहुंचे। बेसिकली सबसे पहले तो हम जो बहुत पुराने सिस्टम से उसका सीपीयू सारा कुछ करता था, ठीक है, ये हमने कोल में किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम डेडिकेटेड ग्राफिक एक्सेलरेटिंग हार्डवेयर ले आए थे जो 2D ग्राफिक्स के कुछ यूटिलिटीज़ लेके आया था, कुछ 3D ग्राफिक्स की यूटिलिटी लेके आए थे एक जनरेशन के अंदर। अब उसके कुछ सालों बाद जाके आना शुरू हुए थे जीपीयूज़। तो जो जीपीयूज़ होते हैं ना, आ, वो बनाए इसीलिए गए हैं कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा पैरेललाइजेशन हो सके। अच्छा, तो जीपीयूज़ के जो यूनिक एडवांटेज है ना सीपीयूज़ के ऊपर, वो ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो वो ये होगा कि आपके पास कोई क्वाड कोर है, ठीक है, लाइक इतना ही होगा। लेकिन जीपीयूज़ के अंदर हज़ारों कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन, ठीक है। अब ये सारा कुछ मैनेज कैसे होता है इसको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीपीयूज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सर ने कहा था कि बेटा मुझे नहीं लगता हम इसमें से कोई खास मीनिंगफुल क्वेश्चन बना पाएंगे, प्रॉबली एक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये हमारे सर का कहना था। तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली उलझन हो रही थी कि ये टर्म्स क्या हैं, क्यों हैं, मतलब एक जगह कुछ बात हो रही है, एक जगह कुछ हो रही है, हो क्या रहा है, उसको समझने के चक्कर में मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ आगे जाके। लेकिन अगर आपको खाली इतना भी पता ना कि जीपीयू का पर्पस क्या है, यूर ओके, ठीक है। एंड पे मैं एक समरी दूंगा हाई लेवल, जिसके अंदर सारी बातें होंगी कि आपको ये टर्म का पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। तो अगर आप ये सारा स्किप करना चाहते हो, अभी एक अच्छा टाइम है स्किप करने का, ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स में जाना वाले हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी ना देखो आगे होने से। जीपीयूज की जो अंडरलाइंग फिलोसफी है ना, वो है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स। तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, ठीक है, इस तरह से A11 A12 A13। तो लेट्स से हम इसको तेज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, A12 B21 के साथ हो जाए, जैसे एक नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, और साथ पैरेलल के अंदर दूसरी रो दूसरे कॉलम से हो जाए, तीसरी रो तीसरे कॉलम से हो जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह की कोई चीज़ हम करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम हार्डवेयर ही दिखा दूंगा बाद में आई गेस, लेकिन आपको समझ आ गई होगी ना कि लाइक एक काम है, काम यही हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको मल्टीपल उसको छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, और उसके लिए डिफरेंट थ्रेड्स डिप्लॉय कर दिए, डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स चल रहे हैं, डिफरेंट ALUs चल रहे हैं कह लो, एक वक्त में इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए पैरेलल में, ठीक है। तो जहाँ तक नविडिया के जीपीयूज़ की बात है, अब नविडिया के जीपीयूज़ ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली। अब उन्होंने हमारी आसानी के लिए एज प्रोग्रामर्स एक API बनाई हुई है, उसका नाम है कूडा, ठीक है। तो कूडा जो है वो एक इल्यूजन देती है आपको
और वो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लेवल डिटेल से शील्ड करती है। हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो कूड है, लेकिन थोड़ी सी आपको हार्डवेयर भी पता होनी चाहिए। थिंक वैसे आई डोंट थिंक इतनी मैटर करती है हार्डवेयर, लो की ना भी पता होने का मसला नहीं है। मुझे बस पता थी और मुझे उलझन हो रही थी कि किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं, इसलिए मैं पागल हुआ था। अच्छा, तो सिंपल तीन जो आपके पास चीज़ होती है ना, वो एक थ्रेड है। थ्रेड आपको पता है क्या होती है, ओएस आपने पढ़ी हुई है। अ, अगर आप थ्रेड्स के क्लस्टर्स बना लो ना इस तरह से, क्लस्टरिंग, एआई रेफरेंस, अच्छा तो उसको एक थ्रेड ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो आप नोट करो कि ये साथ मेमोरी इनकी प्राइवेट और शेयर्ड मेमोरी क्या है, ठीक है। तो कूडा थ्रेड जो आपके पास एक सिंगल थ्रेड है, उसके पास अपने वेरिएबल्स वगैरह के लिए, अपने अपनी चीज़ों के लिए एक सेपरेट मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है। और एक थ्रेड ब्लॉक है, उसके पास एक शेयर्ड लोकल मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक चीज होती है कूडा कर्नल। कूडा कर्नल बस यही है कि एक फंक्शन आपने अगर किया ना, उनकी एपीआई के अंदर बेसिक नाम है कि अगर आप एक फंक्शन को पैरेललाइज कर रहे हो तो आप एक कूडा कर्नल डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। और उस कूडा कर्नल ने कुछ ग्रिड्स, कुछ थ्रेड ब्लॉक्स लॉन्च करने हैं। तो जो आपका एक कर्नल लॉन्च करता है ना, ग्रुप ऑफ थ्रेड ब्लॉक्स, उसको कहते हैं एक ग्रिड, ठीक है। तो एक ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स जो है ना, वो लॉन्च होएगा आपके एक फंक्शन से, लेट्स से, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस मुख्तलिफ थ्रेड ब्लॉक्स के पास जा रही हैं, ठीक है। अ, और आपके पास ये सारा इंटरग्रेट सिंक्रोनाइजेशन हो रही है वगैरह वगैरह, और एक शेयर्ड जीपीयू मेमोरी है, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर अगर आपको इतना पता हो ना, यूर ओके। बस आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, कूडा वर्ब से एक चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बकाया सारी चीज़ स्किप कर दो, ये नहीं करने। बेसिकली आपके पास अगर 32 थ्रेड्स हों जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन चला रही हो, तो उसको एक कूडा वर्ब कहता है। ये एक सॉफ्टवेयर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब एक सी प्लस प्लस में बनाई हुई क्लास कह लो, ठीक है। ये एक फिजिकल चीज़ नहीं है कि कूडा रैप पड़ा हुआ है, कूडा वर्ब पड़ा हुआ है, सॉरी रैप कह रहा हूँ। मेरे जीपीयू के अंदर मल्टीपल कूडा वर्ब्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कूडा वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन है कि बस एक क्लास बनी हुई है, एक आइडिया है, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के 32 थ्रेड्स आपस में मिलकर एक ही इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब हार्डवेयर को डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा कूडा वर्ब्स को दिमाग में रखकर कि ये इस्तेमाल इस तरह से होएगा। तो अब अगर हम आहिस्ता आहिस्ता हार्डवेयर पे जाना शुरू करें, तो ये बुक की एक डायग्राम है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स वाला प्रोसेसर क्या होगा। तो एक आपके पास शेयर्ड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो सबके पास जा रहा है, ठीक है, सारी थ्रेड्स के पास। अब हर थ्रेड खुद क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोकल मेमोरी और साथ एक एएलयू है। तो वो जो लोकल मेमोरी है उसको इन्होंने प्राइवेट मेमोरी जो उसकी है उसको रजिस्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आपके पास 1000 कह रहा हूँ, 1032 बिट रजिस्टर्स हैं, ठीक है, पर थ्रेड। और आपके पास एक लोड स्टोर यूनिट है जिसका काम है कि मेमोरी के ऑपरेशंस को मैनेज करे, वो एक पब्लिक गेटवे की तरह है, ठीक है। इस तरह से आपने कोई 16 एक साथ लगा दिया, और ये जो है ये आपके पास 16 थ्रेड्स मिलके एक ही इंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा से एएलयूज लग गए, ज़्यादा सी उनकी इंटरनल मेमोरी है, वो एक वक्त में ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ये इसका फंडामेंटल आइडिया है। अब आगे जो एड्रेस कोअलेसिंग यूनिट है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, ये क्या है? तो एड्रेस कोअलेसिंग यूनिट जो है वो ये है कि आपके पास अगर मल्टीपल थ्रेड्स, लेट्स से कि एक अरे की एलिमेंट 0 को एक्सेस करिए, एक 1 को करिए, एक 2 को कर रही है, आपने जो मेमोरी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, ये उसको मर्ज कर देगा और ये कहेगा कि 0 से लेके 4 तक का एक बड़ा सा बल्क का बड़ा सा ब्लॉक ले आओ, ठीक है। तो वो कोएलएस कर रहा है, बेसिकली जोड़ है, ठीक है, मर्ज कर रहा है इनटू वन लार्जर यूनिट। तो एड्रेस कोएलेसिंग यूनिट का ये काम है। आगे इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, वो भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। उसका पर्पस लो की अनक्लियर है मेरे लिए, आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब इस पूरे यूनिट की कुछ शेयर्ड लोकल मेमोरी है, और ये कैश की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये जो लोकल मेमोरी है, उसके अलावा आगे उसकी ग्लोबल मेमोरी है। ये थी हमारी टेक्स्ट बुक तक बात है। अगर हम नवीडिया की बात करें, तो नवीडिया के अंदर आपके पास मल्टीपल किस्म के फंक्शनल यूनिट्स हैं, खाली इंटीजर एएलयूज नहीं है।
बल्कि एफ पी ए एल यूज़ भी हैं, और 32 बिट एफ पी ए एल यूज़ भी हैं, 64 बिट ए एल यूज़ भी हैं। उसके अलावा टेंसर कोर्स भी हैं जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, कि एक वो जो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर होता है ना ऑपरेशन, क्या नाम है, WX+B वाला ऑपरेशन, ठीक है, इसको कहते हैं मेरा ख्याल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एक्यूमुलेशन, पता नहीं मैक करके एक एक्रोनिम था, मैंने कहीं पढ़ा। वो ये है कि आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और उसके अंदर एक नई ऐड भी कर रहे हो, ये सारी के लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है एक टेंसर कोर के अंदर, जो बड़ी जल्दी ये काम कर जाता है, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है। जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे लोड स्टोर की, इसके भी लोड स्टोर यूनिट्स है काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ भी लोड स्टोर होना इनके थ्रू होता है। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन यूनिट्स हैं जो कुछ नीश ऑपरेशंस को, लाइक लेट्स से साइन को साइन है, उसको शायद ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर दे, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपके पास हो गए सारे फंक्शनल यूनिट्स। अब इसके अलावा इसकी एक रजिस्टर फाइल है, ठीक है, और इसके पास एक वार्प स्केजुलर है, ठीक है, जो एक वक्त में 32 थ्रेड्स को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब उन्होंने वही बात, उन्होंने हार्डवेयर ऐसी बनाई है कि वो उसको सपोर्ट कर सके, कि ये एक वार्प को स्केड्यूल कर रहा है, इसके पास एक वार्प आ रही है, लेकिन है क्या, आपके पास इंस्ट्रक्शन कैश थी, आपने उसको बस 32 थ्रेड्स में डिवाइड करके आगे पहुंचा दिए, सिर्फ ये काम, ठीक है। आगे डिस्पैच यूनिट का बस काम है उसको करना, वार्प का काम है डिसाइड करना, डिस्पैच का काम है डिस्पैच करना, ठीक है। स्केड्यूलर डिसाइड करता है, डिस्पैच डिस्पैच करता है। um, तो आपको देख के लग रहा हो कि ठीक है ये एक एक कोर है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक छोटा हिस्सा है एक चीज़ का, जिसको कहा जाता है एक क्या नाम है अपना, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। हाँ, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। तो एक स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर में इस तरह के 2 से 4 यूनिट्स हो सकता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे एक सिंगल SIMD प्रोसेसर देख रहे थे। तो अब इफेक्टिवली ये एक MIMD प्रोसेसर बन गया, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये एक स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर है। अब ये जो सेपरेशन है, देख के तो लगता है कि ओके ये डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये इतने भी डिस्टिंक्ट नहीं है। मतलब थोड़ी सी ये सेंस है कि एक वार्प स्केड्यूलर के पास एक चीज़ आती है, वो यूजुअली इन ही वालों को देगा जो इसके अड्डे में आ रहा है, लेकिन अगर ये बिजी हो तो हो सकता है कि वो आगे रीराउट कर दे, ठीक है, वो शायद दूसरे वाले डब्बे में चला जाए। तो विद इन क्या नाम है, स्ट्रीमिंग मल्टी मल्टी प्रोसेसर, इसके अंदर कोई हार्ड बाउंड्रीज नहीं है जिस तरह से इस डायग्राम में नजर आ रही है, बल्कि थोड़ा ज्यादा लूज सीन है, कि आपके पास एक SM है, उस SM के अंदर आपके पास 4 बन गए स्केड्यूलर्स, ठीक है, इस तरह से, और इन 4 स्केड्यूलर्स के डिस्पैचर्स हैं, और ये आगे काफी ज्यादा फंक्शनल यूनिट्स के गंद के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो रजिस्टर्स है ना, ये इनके आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक शेयर्ड रजिस्टर फाइल है जिसको टुकड़ों में इन्होंने बांटा हुआ है। ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से पड़ी होती है ताकि ये इसके ज़्यादा करीब हो जाए, ठीक है। तो ये उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए डिसेंट्रलाइज तरीके से वही रजिस्टर फाइल सेव हुई हुई है। ये लॉजिकली एक चीज़ है, लेकिन उसका आधा हिस्सा इधर पड़ा हुआ, आधा इधर पड़ा हुआ है, उसके आधा तरीके से लाइक 1/4 इधर पड़ा हुआ, 1/4 इधर पड़ा हुआ, तो पार्टीशंस में किया हुआ, ताकि जो इसके रेलेवेंट हो स्केड्यूलर उसको प्रेफर करे। तो इस तरह से स्केड्यूलिंग हो रही होती है। अगर ये आप गौर करो, एक वक्त में 32 थ्रेड्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका 16 इंटीजर ALUs हैं। तो अगर ये वाले खत्म हो जाते हैं, वो दूसरे वाले पकड़ लेगा, लेकिन वो थोड़े ज्यादा दूर है, इसलिए प्रेफर कम किया जाता है, ठीक है। तो ये था एक स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। अब अगर आप ज्यादा से स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स लो और उनको ग्रुप कर दो, तो एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग क्लस्टर बनता है। आ, और अगर आप उनको भी अरेंज कर दो कि 6 ग्राफिकल प्रोसेसिंग क्लस्टर्स रख दिए एक साथ, तो आपका एक GPU बनता है, जिसके अंदर साथ एक शेयर्ड L2 कैश है और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। तो GPUs आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन काफ़ी लोग ना GPU को समझते हैं ग्राफिक्स कार्ड है। अब ग्राफिक्स कार्ड इसका ये बाहर वाला कंटेनर होता है, वो जो लंबी सी चीज़ होती है। GPU सिर्फ ये छोटी सी चिप है, ठीक है। तो
ये जो सारा कुछ है, ये सारा कुछ एक चिप में आ रहा है, ठीक है? ये जो नीचे ब्लू सी जो नज़र आ रही है, आ, अब इसके इर्द गिर्द जो आप चीज़ें देख सकते हो, ये जो ब्लैक वाले बॉक्सेस बने हुए हैं, जो दो ऊपर हैं, दो नीचे हैं, चार राइट पे हैं, ये एक्चुअली रैम्स हैं, ठीक है? ये वीडियो रैम्स हैं। इसको कहते हैं GDDR वी रैम, ठीक है? और ये स्पेशलाइज्ड है मल्टीपल चीज़ों को एक वक्त में सर्व करने के लिए। तो इसके बहुत ज़्यादा पिन्स होती हैं, एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस रैम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, अच्छा एक और भी चीज़ होती है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम होती है, ये ज़्यादा इंडस्ट्रियल में होती है, कि चिप के साथ ही आप देख सकते हो चार छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। तो अगर इस चिप के अंदर ये ब्लू वाले रीजन में कुछ थोड़े से डॉट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये हाई बैंडविड्थ मेमोरी के यूनिट्स हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, वो भी साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब NVIDIA के जो कार्ड्स होते हैं जो गीगाबाइट बनाते हैं, उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता। AMD के कुछ पुराने वालों में हुआ करते थे, अब ज़्यादातर ये जो एक्सट्रीम AI लेवल, वो जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो अगर अब हम इसके अंदर मेमोरी को देखें, तो एक आपके पास L0 इंस्ट्रक्शन कैश है, एक नहीं है वैसे, चार है, ठीक है? आ, उसके अलावा आपके पास एक L1 इंस्ट्रक्शन कैश है और एक L1 डेटा कैश है, इसी की अगर आप बॉटम पे देखो, तो हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्लेक्सर कह रहा हूँ, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर का की एक स्प्लिट L1 कैश होती है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं, बेसिकली वो है जो गेम के जो टेक्सचर्स होते हैं जो लोड हुए होते हैं, कि ये ग्रास का टेक्सचर है वगैरह, उसके लिए जो पूरी मैट्रिक्स है, पूरा टेक्सचर है, वो लोड हुआ पड़ा होता है। तो ये एक GPU होता है, एंड आज मेरा दिमाग काइंड ऑफ फट गया था कि भाई ये सारा कुछ ये मेरे साथ पड़ा हुआ है एक छोटे से चिप में। तो वियर्ड, बट ओके। टू समराइज, GPUs आर इंसेनली कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक वक्त में पैरेलल में कर सकते हैं, ठीक है? uh, इसको इस्तेमाल करने के लिए NVIDIA ने एक प्रोप्राइटरी API डेवलप की हुई, जो खाली उनके GPUs पे चलती है, वो है CUDA, ठीक है? NVIDIA सिर्फ एक चिप मैन्युफैक्चरर है, वो ये पूरा बोर्ड नहीं बनाता। ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं गीगाबाइट वगैरह, वो अलहदा कंपनीज हैं। ग्राफिक्स कार्ड बस ये जो GPU जो होता है ना, वो बस छोटा सा, ये इतना सा, ये NVIDIA बनाती है। इसके लिए जो प्रोप्राइटरी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको शील्ड करने के लिए और आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बनाने के लिए, एक API डेवलप्ड है, उसको कहते हैं कूडा। कूडा के अंदर एक फंडामेंटल आइडिया है वॉर्प्स का, और वॉर्प्स होते हैं 32 थ्रेड्स जो एक इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं। उसके अलावा बस आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर्ड मेमोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की गई है इसको अच्छा बनाने के लिए। अगर इसके अंदर हम, जो मैं यहाँ पे बातें कर रहे थे, ये थोड़ा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड पे हम चले गए थे, हम आर्किटेक्चर से बाहर निकल गए थे। हम लो लेवल डिटेल्स में थोड़ा ज़्यादा जाना शुरू हो गए थे, कि लेकिन मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मैटर करता है, क्योंकि ये किताब में था, ये मैंने लिटरली किताब की चीज़ का रियल लाइफ इक्विवेलेंट दिखाया है, और मैंने बताया इसका रोल किया है सिस्टम के अंदर। तो आई डोंट फील गिल्टी, ठीक है? अच्छा, GPUs की बात हो गई, ग्राफिक्स कार्ड की बात हो गई, मेमोरी की बात हो गई, जो GDDR VRAM होती है। कुछ और बातें हैं, TPU भी कुछ होते हैं, NPU भी कुछ होता है, वेयर हाउस कंप्यूटर्स भी होते हैं, ये इतना मैटर नहीं करता है। ये बस है कि इसी तरह से कुछ और चीज़ें होती हैं, ठीक है? दुनिया में और भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब अगर हम समराइज़ करें इस कोर्स को, समराइज़ मैं ये करूँगा कि मेरे खाने का टाइम हुए हुए घंटा हो चुका है, और मेरा खाना ठंडा हो रहा है। ये पूरी वीडियो समरी ही थी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, RISC-V प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं, एक सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर हमने बनाया था मिड 1 के अंदर, उसके डेटा पास और कंट्रोल पास देखे थे। मिड 2 के अंदर हमने मल्टी साइकिल और पाइपलाइनिंग देखी थी, पाइपलाइनिंग के अंदर हैजर्ड्स देखे थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, ILP, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्केजुलिंग। जो पेपर में सबसे ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं वो ये हैं, ये बिल्कुल भी नहीं आनी, जिसके ऊपर मैंने आखिरी टाइम ज़ाया किया। मुझे बस मज़ा आ रहा था थोड़ा सा, मैं मैsochist हूँ। HCI की वीडियो कब आ रही है? HCI का ये सीन है कि मैंने आज पूरी रात जागना है, सुबह 7 बजे तक, और मैं HCI की स्लाइड्स बनाऊंगा, फिर कल उठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। 39 मिनट्स की खाली वीडियो है, घंटा ना देखना पीछे। एनीवेज, बाय।